समरकंद का शासक था। इसके पिता बहुत कम उम्र का था बाबर, तो मर गए थे। बाबर का सपना था कि मैं समरकंद का राजा बनूं, लेकिन इनके चाचाओं ने इन्हें वहां से खदेड़ दिया। अंत में ये भारत की तरफ रुख किए और भारत में इन्होंने लोधी वंश के शासक को हराकर ये राजा बने। लोधी वंश में आपको बता दें कि लोधी वंश का कार्यकाल लोधी वंश का कार्यकाल आप लिख लीजिए 1451 से लेकर 1526 तक, नोट कर लीजिए। ये लोधी वंश का कार्यकाल है। लोधी वंश में तीन राजा हुए। सबसे पहला बहलोल लोधी पहला राजा जो संस्थापक था। दूसरा राजा हुआ सिकंदर लोधी और तीसरा राजा हुआ इब्राहिम लोधी। तो भाई लोधी वंश में तीन राजा हुए, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। क्लियर है? इब्राहिम लोधी वंश का अंतिम शासक था। इब्राहिम लोधी जिसे हराकर बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। बाबर ने 1526 में एक लड़ाई लड़ी, पानीपत की लड़ाई। बाबर ने 1526 में पानीपत की लड़ाई लड़ी बाबर ने 1526 में पानीपत की लड़ाई लड़ी। और मैं बता दूं आपको कि 1526 में पानीपत की लड़ाई और 1527 में, 1528 में और 1529 में और 1530 में भारत में बाबर, लेकिन सबसे बदनसीब आदमी बाबर था। पूरा जीवन लड़ाई किया। बाबर जहां का राजा बनना चाहता था, एक तो वहां राजा बनने नहीं दिया गया, और जब भारत को उसने मुगल वंश की स्थापना की तो वहां भी इसे पूरे जीवन संघर्ष करना पड़ा। 1526 में पानीपत का युद्ध 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध। 1527 में हुआ खांडवा का युद्ध 1528 में चंदेरी का युद्ध 1529 में घाघरा का युद्ध और 1530 में जिस साल लड़ाई नहीं किया उस साल मर गया। भाई बाबर जीवन भर संघर्ष किया। भारत में आने के बाद, मुगल साम्राज्य के स्थापना के बाद भी उसे 4 लड़ाई, भारत आने के बाद हम कम करते हैं थोड़ा। रुको भाई, साउंड ठीक कर रहा हूं। हेलो।
क्या करना है? चलिए एक बार कमेंट दिखा दीजिए, कमेंट पे ही रखिए। आवाज आ रहा है ना? आवाज आ रहा है भाई? एक बार बताइएगा, आवाज आ रहा है क्या? आवाज आ रहा है? चलिए तो भाई चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो भैया, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? जहांगीर, औरंगजेब, बाबर या अकबर? जहांगीर। तुजूक ए जहांगीरी, तुजूक ए जहांगीरी, तुजूक ए जहांगीरी ये किसने लिखा? बाबर ने लिखा, जहांगीर ने लिखा। जहांगीर ने तुजुके जहांगीरी अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी, फारसी में लिखी, यही आंसर होगा। बात करें जहांगीर की तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जुड़ नहीं रहे आप लोग। आज मुझे निराश कर दिया आप लोगों ने, आप अटेंडेंस नहीं बना रहे हैं, थोड़ी सी आवाज गूंज रही है, टेक्निकल प्रॉब्लम है। कल से कोशिश करूंगा कि आवाज गूंजना बंद हो जाए, ठीक है? कोई बात नहीं, ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए। हम भी कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा माइक को दूर कर लें ताकि आवाज न गूंजे भाई। इसके बाद जहांगीर की बात करें तो जहांगीर के काल को चित्रकारी का स्वर्ण युग कहा जाता है। जहांगीर के काल को चित्रकारी का स्वर्ण युग कहा जाता है। और लिखिए जहांगीर के बारे में, जहांगीर के काल में जो चित्रकारी थी उसे पित्रादुरा कहा जाता था। मृत्यु दंड, गुरु अर्जुन देव क्या दिया? मृत्यु दंड। ये वही जहांगीर है, ये वही जहांगीर है जिसके दो बेटों ने इनके खिलाफ विद्रोह कर दिया। एक का नाम था खुसरो और दूसरे का नाम था खुर्रम। खुर्रम लिखिए, खुर्रम। सबसे पहले खुर्रम ने विद्रोह किया, सबसे पहले खुर्रम ने विद्रोह किया, फिर खुसरो ने विद्रोह किया। दो बेटे, जहांगीर के दो बेटे खुसरो और खुर्रम ने विद्रोह किया। जहांगीर के दो बेटे खुसरो और खुर्रम, ये दो बेटे हैं, इन दोनों ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया। जहांगीर की दूसरी पत्नी का नाम था नूरजहां। नूरजहां जिसको हम लोग मेहरू निशा भी कहते थे, मेहरू निशा। नोट कर लीजिए, ये सब जहांगीर के बारे में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जहांगीर के बारे में, हाँ ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, गूंज तो रही है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई बात नहीं, आज हम इस टेक्निकल प्रॉब्लम को दूर कर लेंगे, लेकिन इस महत्वपूर्ण सेशन को मिस नहीं करना। एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए भैया, जितने लोग जुड़े हैं सेशन को लाइक कर दो भैया, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो मिटा देंगे फिर इसको। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप, मिटा रहा हूं इसको। कुछ और बात हमें लिखना है इसमें। अगर बात करें औरंगजेब की तो काफी बात कर चुका हूं, बाबर की बात भी कर चुका हूं। अकबर की बात करें तो अकबर ने 1562 में दो काम किया, दास प्रथा का अंत किया। अकबर ने, क्वेश्चन पूछता है कि अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया? अकबर ने दास प्रथा का अंत किया 1562 में। उसके बाद अकबर ने 1562 में दास प्रथा का अंत, 1562 में ही अकबर ने हरम दल से महिलाओं को मुक्त किया। हरम दल से महिलाओं को मुक्त किया, महिलाओं को मुक्त किया, हरम दल से महिलाओं को मुक्त किया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे शेरों, अगला पॉइंट समझिए।
1563 में इसने 1563 में जजिया कर समाप्त कर दिया। जजिया कर समाप्त कर दिया। जजिया उस समय जो लोग मुसलमान नहीं थे उन पर जजिया टैक्स लगाया जाता था कि आप या तो मुसलमान बनिए न तो टैक्स दीजिए। तो ये अकबर ने क्या कर दिया, इस टैक्स को हटा दिया। अकबर ने 1564 में ही 1564 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। तीर्थ यात्रा कर को भी समाप्त कर दिया। उसके बाद 1571 में इसने अपनी राजधानी फतेहपुर सिकरी ले गया। सिकरी, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अकबर के बारे में और करूं तो अकबर ने 3 राजधानी बनाई। अकबर की 3 राजधानी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक राजधानी आगरा, जब वो राजा बना तो राजधानी थी आगरा। उसके बाद अकबर की दूसरी राजधानी 1571 में फतेहपुर सिकरी गया। अकबर ने अपनी तीसरी राजधानी 1585 में लाहौर ले गया। तो अकबर की 3 राजधानी, पहली बार आगरा, दूसरी फतेहपुर सिकरी, तीसरी लाहौर। अकबर ने पूरे भारत में 3 लाल किला बनवाए। 3 लाल किला, एक इलाहाबाद का लाल किला, दूसरा आगरा का लाल किला और तीसरा लाहौर का लाल किला। 3 लाल किला अकबर ने 3 लाल किला बनवाए। इलाहाबाद का लाल किला, आगरा का लाल किला, लाहौर का लाल किला। ये वही अकबर है विद्यार्थी जी, ये वही अकबर है जिसने 1582 में दीन ए इलाही नाम से नया धर्म बनाया। दीन ए इलाही नाम से नया धर्म बनाया 1582 में। अब 1583 में इसने इलाही कैलेंडर, इलाही संबत की शुरुआत की। दीन इलाही धर्म का पहला आचार्य अबुल फजल था। दीन इलाही धर्म का पहला आचार्य अबुल फजल था और इसको ग्रहण करने वाला, इस धर्म को अपनाने वाला पहला और अंतिम हिंदू बिरबल था। बिरबल इस धर्म को मानने वाला पहला और अंतिम हिंदू था। बिरबल एक ब्राह्मण था, यानी कह सकते हैं कि इस धर्म को अपनाने में वाला एकमात्र हिंदू कौन था, बिरबल। बिरबल के बचपन का नाम महेश दास था। एक ब्राह्मण परिवार से आता था जो अकबर के काफी नजदीकी था। बिरबल का बचपन का नाम पूछता है महेश दास। बिरबल के दरबार में एक गीतकार रहते थे जिनका नाम था तानसेन। तानसेन याद रखिएगा। और इनका मकबरा ग्वालियर में है। तानसेन ग्वालियर के रहने वाले भी थे। तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर पढ़ाई हो। पानीपत की पहली लड़ाई, ये पानीपत का वही लड़ाई है जिसके अंदर मेरे प्यारे विद्यार्थियों पहली बार तोप का इस्तेमाल किया गया था। पहली बार भारत में पहली बार तोप का अंग्रेजियों तक कैनन, पहली बार तोप का आविष्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहली बार तोप का आविष्कार मत कहिए, पहली बार तोप का प्रयोग, पहली बार तोप का प्रयोग किया गया। इस लड़ाई में बाबर ने किस युद्ध पद्धति का प्रयोग किया? इस लड़ाई में बाबर ने तुगलमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया। तुगलमा युद्ध पद्धति, क्वेश्चन आता है कि बाबर ने भारत में किस युद्ध पद्धति का प्रयोग किया? बाबर का जो लड़ाई करने का तरीका था वो क्या था? तुगलमा युद्ध पद्धति। बाबर ने इस लड़ाई में किसको हराया? लोदी वंश के राजा इब्राहिम लोदी को। इब्राहिम लोदी, मैं बता दूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि इब्राहिम लोदी जो था, इब्राहिम लोदी जो था, मैं बता दूं विद्यार्थी जी कि ये एकमात्र पूरे सल्तनत का एकमात्र शासक था जिसे युद्ध के मैदान में मार दिया गया था। युद्ध के मैदान में वीर गति को प्राप्त करने वाला राजा, पूरे सल्तनत का एकमात्र शासक था इब्राहिम लोदी, जो युद्ध के मैदान में मारा गया। पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी की हत्या कर दी गई और इस देश में शासन हुआ मुगल वंश का। बाबर ने जिस वंश की नींव रखी उस वंश का नाम था मुगल वंश। बाबर अपनी मां के तरफ से चंगेज खां का वंशज था। बाबर अपने मां के तरफ से चंगेज खां का वंशज था और अपने पिता के तरफ से तैमूर लंग यानी तैमूरी था। पिता के तरफ से तैमूरी और माता की तरफ से चंगेजी। तैमूर लंग भी उतना ही खतरनाक
चंगेज खान भी उतना ही खतरनाक। दोनों माता की तरफ से भी खून उतना ही ताकतवर और पिता की तरफ से भी उतना ही ताकतवर। बाबर हिम्मती व्यक्ति था, जीवन भर लड़ाई किया लेकिन संघर्ष नहीं छोड़ा। भारत में पानीपत की लड़ाई के बाद मुगल शासन की नींव तो रख दी गई लेकिन कांटों का ताज मिला। बाबर को कांटों का ताज मिला। आसान नहीं था बाबर को भारत में सरवाइव करना। अगले ही साल 1527 में बाबर को खांडवा के मैदान में राणा सांगा से लड़ाई करना पड़ा। उस लड़ाई को भी बाबर ने जीता। अगले ही साल 1528 में मेदिनी राय के साथ चंदेरी का युद्ध हुआ, इसमें भी बाबर जीता। अगले ही साल 1529 में अफगानियों से बाबर ने लड़ा, वहां भी बाबर जीता। और 1530 में जिस साल नहीं लड़ा उस साल उसकी मृत्यु हो गई। मैंने बताया कि पहले उसे रामबाग आगरा में दफनाया गया, बाद में 1 साल के बाद उसके बाल बच्चों ने उसको वहां से उखाड़ा और फिर जाकर दफनाया काबुल में। तो बाबर एक ऐसा व्यक्ति जिसको मरने के बाद भी चैन नहीं था, मरने के बाद भी बेचारा बेचैन घूम रहा था। खैर जाने दीजिए, अपनी अपनी बात है। तो ये लड़ाई कब हुआ जी? खांडवा का युद्ध कब हुआ? जल्दी उत्तर दीजिए। खांडवा नहीं, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुआ? पानीपत की 3 लड़ाई लड़ी गई। कब? पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में, पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में और पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में। पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ा गया? 1526 में। दूसरी लड़ाई लड़ी गई 1556 में और तीसरी लड़ाई लड़ी गई 1761 में। तो इसका सही उत्तर होगा 21 अप्रैल 1526। नोट कर लीजिए, डी इज द राइट आंसर। आपने सही लगाया होगा। मुझे लगता है बाबर से क्वेश्चन गलती नहीं होगा। एक चीज और लिख लीजिए, बाबर ने किस लड़ाई को जिहाद कहा था? किस लड़ाई को बाबर ने जिहाद कहा? तो आंसर होगा खांडवा का युद्ध। राणा सांगा से जब बाबर खांडवा का युद्ध लड़ रहा था तो उस लड़ाई को उसने जिहाद कहा था। क्वेश्चन कई बार आता है, धर्म युद्ध कहा था। राणा सांगा के युद्ध को बाबर ने कहा धर्म युद्ध, जिहाद कहा। बाबर ने कलंदर की उपाधि ली थी। कलंदर, आपने गाना सुना होगा, दमादम मस्त कलंदर अली दम दम के अंदर। खूब है तो ये भक्ति गीत, लेकिन इसको लोग नाचते भी हैं, कोई बात नहीं। कलंदर उस व्यक्ति को, उस दरवाजे को कहते हैं जहां से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। तो बाबर के दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं लौटता था, इसीलिए बाबर ने अपने आप को कहा कि मैं कलंदर हूं। इसके अलावा बाबर ने खुद से, पढ़ा लिखा व्यक्ति था भाई, खुद से अपनी आत्मकथा लिखी जिसका नाम था बाबरनामा। बाबरनामा जो था वो तुर्की भाषा में लिखी गई थी। लिख लीजिए, बाबरनामा। बाबर ने खुद लिखी अपनी आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी, जिसका नाम था बाबरनामा। ये तुर्की, लिख लीजिए, तुर्की भाषा में, भाषा भी पूछता है, तुर्की में लिखा गया। और क्वेश्चन एक आता है कि दक्षिण भारत का एकमात्र हिंदू राजा, पूरे दक्षिण भारत का एकमात्र हिंदू राजा जिसकी चर्चा बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में की है, वह कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय की चर्चा बाबर ने अपनी किताब बाबरनामा में की थी। ये वही कृष्णदेव राय हैं जिन्होंने अपनी किताब लिखी अमुक्त माल्याद। बाबर अमुक्त माल्याद तेलुगु भाषा में कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्याद नामक किताब लिखी। इसके दरबार में 8 तेलुगु कवि रहते थे जिनको अष्ट दिग्गज कहा जाता था। 8 तेलुगु कवि रहते थे जिनको अष्ट दिग्गज कहते थे कृष्णदेव राय के दरबार में। वही कृष्णदेव राय जिनकी चर्चा बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में की थी। एक सवाल नहीं छूटेगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी गुरु, यहां आ गए इसके बाद कहीं जाना नहीं है। और मैंने प्रॉमिस किया है, 1-2 दिन इमरजेंसी हो तो बात अलग है, लेकिन पूरी रात अगर लाइव आना पड़ेगा तो पूरी रात लाइव आऊंगा, मैंने प्रॉमिस किया है। परीक्षा के 15-20 दिन पहले से हम पूरी रात भर लाइव रहेंगे। पूरी रात आपको अपनी समर्थन दिखानी होगी, लाइक करना होगा सेशन को, तो कर दो लाइक। आप पूरा सिलेबस खत्म करेंगे, कहीं पैसे देने की जरूरत नहीं, कोई कोचिंग की जरूरत नहीं, आग लगाएंगे यहीं से गुरु। चलो भैया अगला क्वेश्चन। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को जीता भी बताया था। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को जीता वो राज्य कौन था? तुमसे प्यार करता हूं गुरु, मोहब्बत है तुमसे, नींद कैसे आएगी? बिना सिलेक्शन दिलाए नींद कैसे? मोहब्बत जिन्हें हो जाती है उन्हें नींद नहीं आती। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गया है, नींद नहीं आनी मुझे। आग लगाएंगे तुम्हारे लिए,
सारी बैरियर तोड़ देंगे, लेकिन तुम्हें पढ़ना होगा, जागना होगा, सेशन लाइक भी करना होगा, शेयर भी करना होगा। 2 राज्य था, बीजापुर और गोलकुंडा। बीजापुर और गोलकुंडा ये 2 राज्य था। मैंने कहा था कि पूरे जितने भी मुगल सम्राट हुए, बड़े बड़े मुगल सम्राट, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, किसी से ये पकड़ में नहीं आया। अकेला औरंगजेब था जिसने बीजापुर और गोलकुंडा को अपने कब्जे में लिया था। नोट कर लीजिए, औरंगजेब वही औरंगजेब जिसने भांग की खेती पर रोक लगाई, नौरोज त्योहार बंद करवा दिया, झरोखा दर्शन बंद करवा दिया, तुला दान बंद करवा दिया और अपनी बीवी की याद में बीवी का मकबरा बनवाया, मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। अकेला मुगल बादशाह जिसने मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया, और इसी के आदेश पर बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा गया। इसी के आदेश पर मथुरा के केशव राय मंदिर को तोड़ा गया। ये वही औरंगजेब है जिसने 1665 में शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि की थी। ये वही औरंगजेब है जिसके दरबार में सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार थे। क्वेश्चन आता है, पूरे मुगल साम्राज्य में एकमात्र राजा जिसके दरबार में सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार थे। एक तरफ इसने मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया और दूसरी तरफ सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार भी इसी के यहाँ थे। लगभग 332 मनसबदार हिंदू थे इसके यहाँ। चलिए भैया याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। बाबर ने प्रसिद्ध तुगलमा नीति का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया? क्वेश्चन ये है। उसने तो बाबर ने कई लड़ाइयों में तुगलमा युद्ध पद्धति भी बताया हूं कि भैया तुगलमा युद्ध पद्धति का प्रयोग बाबर ने किया था। भैया बताओ, तुगलमा युद्ध पद्धति का प्रयोग बाबर ने पहली बार पूछ रहा है। ऐसे तो उसने खांडवा के लड़ाई में भी प्रयोग किया था, बाद में घाघरा के लड़ाई में भी प्रयोग किया, लेकिन पहली बार पानीपत के लड़ाई में किया। पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ। 21 अप्रैल 1526 को हुआ मेरे गुरु। और पानीपत के युद्ध में पहली बार भारत में बड़े पैमाने पर तोप का इस्तेमाल हुआ, बड़े पैमाने पर तोप का प्रयोग हुआ। पानीपत का युद्ध हुआ। घाघरा का युद्ध 1529 में, खांडवा का युद्ध 1527 में। इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा कल से और मजा आने वाला है। कल एग्जैक्टली 7:30 मतलब 7:30 लाइव आ जाएंगे गुरु, बिल्कुल चिंता नहीं करना। 7:30 में लाइव कल आएंगे, बिल्कुल सारे टेक्निकल प्रॉब्लम्स को दूर करके, और बेहतर से बेहतर सवाल। कल का सेशन मिस मत करना, क्योंकि कल हम लेने वाले हैं पूरा कम से कम 60 प्रश्न, हो सकता है 120 प्रश्न का भी सीरीज हो, लेकिन प्रॉमिस नहीं करूंगा, 60 प्रश्न करूंगा। कोशिश करना है कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स, सबसे बड़ी बात कल इकोनॉमिक सर्वे और बजट का भी सवाल रखूंगा, इसलिए कल का सेशन किसी को मिस नहीं करना। चलो भैया, चलो नेक्स्ट आते हैं, अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। बाबर ने सर्वप्रथम, अकबर ने सबसे पहले वैवाहिक संबंध हिंदू राजपूतों के यहां कहां किया? किस राजपूत? बताओ जल्दी। सबसे पहला मुगल शासक था अकबर, जिसने राजपूतों के यहां विवाह संबंध स्थापित किया था। राजपूत यानी हिंदू और मुस्लिम के बीच भारत में विवाह परंपरा शुरू करने वाला पहला मुगल, ध्यान रखना, पहला मुगल बादशाह था अकबर, जिसने हिंदुओं के यहां अपना विवाह संबंध स्थापित किया। जल्दी बताइए, राठौरों के यहां, सिसोदिया के यहां, बुंदेलों के यहां, कछवाहों के यहां? इसका सही उत्तर होगा कछवाहा। कछवाहा राजा भारमल इनकी बेटी थी, इनकी पुत्री थी, जिसका नाम था हरखाबाई। हरखा, इसकी पुत्री का नाम था हरखाबाई। अकबर ने इससे विवाह किया, हरखाबाई से, यानी पहली राजपूत महिला जिसके साथ अकबर ने विवाह किया। हरखाबाई किसकी बेटी थी? राजा भारमल की बेटी थी। लेकिन अकबर के बारे में कहते हैं कि कभी भी उसने अपने पत्नियों को इस्लाम मानने के लिए बाध्य नहीं किया, दबाव नहीं डाला। दरबार के अंदर, किले के अंदर उसने मंदिर बनवाए जहां पत्नियों को पूजा करने की प्रॉपर छूट दी। और इसका वजह यह था कि सारे मुगल जो थे वो सुन्नी मुसलमान थे, और सुन्नी थोड़े धर्म को लेकर ज्यादा उनका लगाव रहता है, और ज्यादा वो एक तरह से धर्म को लेकर कट्टर भी कर सकते हैं उनको। लेकिन सिया जो होते हैं थोड़ा लिबरल होते हैं, और लिबरल होते हैं तो दिक्कत क्या था, फायदा कैसे अकबर लिबरल क्यों हो गया? इसके पीछे कारण क्या था? देखिए, सुन्नी तो था अकबर,
अकबर सुन्नी था, लेकिन वो पला बढ़ा जिसके अंदर वो सिया था, बैरम खां। बैरम खां जब अकबर 14 साल का था तबे ना उसका पिता हुमायूं गया था, 14 साल में राजा बन गया अकबर। अब 14 साल में राजा बना तो उसको तो पता थोड़ा चलेगा कैसे राज चलाना है, तो किसके संरक्षण में था वो? बैरम खां। अब बैरम खां सिया था, और सिया लिबरल होते हैं, और लिबर्टी के कारण धीरे जिसके संगत में आप रहिएगा वैसा बन जाइएगा। तो और इस तरीके से वो थोड़ा लिबरल हो गया, और उसने बाद में देखा कि आपने जजिया टैक्स भी हटाया, तीर्थयात्रा पर टैक्स लगता था उसको हटाया, तो अकबर थोड़ा लिबरल था इसी कारण से। चलिए समझना भी बात, देखो जब भी समझिए तो थोड़ा कॉन्सेप्ट समझिए कि आखिर अकबर में ऐसा क्या हो गया। बाकी लोगों ने थोड़ा इस्लाम के प्रति झुकाव दिखाया, अकबर जो है इस्लाम के प्रति झुकाव तो क्या वो नया धर्म बना लिया था? आखिर क्या हुआ? क्योंकि वो थोड़ा सिया लोगों ग्रुप में ज्यादा रहा, इस वजह से थोड़ा लिबरल था। खैर, तो हरखा बाई से उसने विवाह किया और अपनी पत्नियों को कभी नहीं दबाव डाला कि आप बनाइए। इनके दरबार में 9 रत्न रहते थे, 9 रत्न, जिसमें एक अबुल फजल थे। अबुल फजल इन्होंने अकबर की जीवनी लिखी, अकबर की जीवनी, अकबरनामा, अकबर की जीवनी लिखी जिसका नाम था अकबरनामा। क्वेश्चन आता है अकबरनामा फारसी में किसने लिखा? अबुल फजल। अबुल फजल सबसे प्रिय व्यक्ति, अकबर के सबसे प्रिय व्यक्ति अबुल फजल, इतना प्रिय, नवरत्न भी थे। अकबर के समय पहली बार दरबार की भाषा फारसी को बनाया गया। अकबर के समय पहली बार दरबार की भाषा फारसी को बनाया गया, फारसी बनी दरबार की भाषा, दरबार की भाषा बनी फारसी, और जितने भी ग्रंथ थे उनका फारसी में पहली बार अनुवाद भी अकबर के समय हुआ। जैसे रामायण का भी फारसी में अनुवाद हुआ, महाभारत का भी फारसी में अनुवाद हुआ, सारे ग्रंथों का फारसी में अनुवाद हुआ। और अकबर क्या बजाता था? नगाड़ा। अकबर के सबसे प्रिय व्यक्ति अबुल फजल था, इतना प्रिय उसका बेटा अकबर का लड़का जहांगीर, जिसका बचपन का नाम था सलीम, उसको शक हो गया कि मेरे पिताजी हमसे ज्यादा प्यार नहीं करते, इससे ज्यादा प्यार करते हैं। अतः शक के आधार पर इसने क्या किया, इसी बात को लेकर सुपारी दे दिया वीर सिंह बुंदेला को कि अबुल फजल की हत्या कर दी जाए। काहे का कर दी जाए भाई? कि मेरे पिताजी इसको काहे ज्यादा मानते हैं इसके लिए मार दो। तो अकबर के बेटा जहांगीर ने वीर सिंह बुंदेला की मदद से अबुल फजल की हत्या करवा दी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अबुल फजल को याद रखिएगा। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको हम लोग जीटी रोड के नाम से जानते हैं, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड जिसको हम लोग जीटी रोड कहते हैं, जीटी रोड आप आज देखिएगा तो ये है NH2, हमारे यहाँ सासाराम रोहतास से गुजरती है। ये दिल्ली से कोलकाता NH2 जोड़ता है किसको? दिल्ली से कोलकाता को जोड़ता है भैया। इसको किसने बनवाया था? इसी को बोलते हैं जीटी रोड। जीटी रोड किसने बनवाया? अकबर ने, हुमायूं ने, अशोक ने या शेर शाह सूरी ने? देखिए, रोड बनाने का इतिहास तो अशोक का भी था, लेकिन अगर जीटी रोड अगर स्पेशली पूछा है तो इसका निर्माण करता कौन था? शेर शाह सूरी। जीटी रोड, ये वही जीटी रोड है जिसका निर्माण शेर शाह सूरी ने किया। और इस जीटी रोड का मरम्मत पूछा जाए, मरम्मत किसने करवाया? जीटी रोड का मरम्मत किसने करवाया? इसका सही उत्तर क्या होगा? जीटी रोड का मरम्मतीकरण ये करवाया था किसने? ये करवाया था भैया ऑकलैंड। किसने करवाया था? गवर्नर ऑकलैंड। भारत के किस गवर्नर ने, भारत के किस ब्रिटिश गवर्नर ने जीटी रोड का मरम्मतीकरण करवाया था? तो है ऑकलैंड। नोट कर लीजिए, ऑकलैंड ने जीटी रोड को मरम्मत करवाया, ये वही। और जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेर शाह सूरी। ये वही शेर शाह सूरी है जिसके बचपन का नाम फरीद खां था, जिसके बचपन का नाम फरीद खां, इसके पिता का नाम हसन खान सूर। और ये वही शेर शाह सूरी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिसका नाम था फरीद खान, लेकिन इसका नाम शेर खान बिहार के राजा बहार खान नुहानी ने दिया। बिहार के राजा बहार खान नुहानी ने इसका नाम दिया शेर खान। इसने 2 लड़ाइयां लड़ी भारत में, इसने 2 लड़ाई लड़ा। पहली लड़ाई 1539 में और दूसरी लड़ाई 1538 में। 1539 में चौसा का युद्ध और 1540 में इसने लड़ा
कन्नौज का युद्ध, कन्नौज का युद्ध बोल सकते हैं, या इसी को बोलते हैं बिलग्राम का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध। क्वेश्चन आ जाए, ये दोनों किससे लड़ाई लड़ा? ये दोनों लड़ाई इसने लड़ा हुमायूं से। ये दोनों लड़ाई किससे लड़ा? हुमायूं से। शेर शाह सूरी ने हुमायूं से 2 लड़ाइयां लड़ी। पहली लड़ाई 1539 में दिल्ली चौसा का युद्ध, और 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। और दोनों लड़ाई हुमायूं के साथ लड़ा गया, और दोनों में हुमायूं पराजित हुआ। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अगला क्वेश्चन, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उसके पिता का नाम क्या था? यानी बहादुर शाह जफर से पहले भारत में अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर, वही बहादुर शाह जफर जिसने 57 की क्रांति में अंग्रेजों से लोहा लिया, अंग्रेजों के पेंशन पे पल रहे थे, लाल किले में कैद थे, 26 लाख सालाना पेंशन मिलता था, लेकिन इस पेंशन का परवाह किए बिना बहादुर शाह जफर ने मेरठ से आए सैनिकों का सहयोग किया, उनकी पेंशन भी बंद करा दी गई, दोनों बेटों का सर कलम कर दिया गया और उनको निर्वासित कर दिया गया। कहाँ कर दिया गया भैया? रंगून, रंगून यानी म्यांमार। और जब मरे तो वहीं उनको दफनाया गया। मरते मरते बोल गए बहादुर शाह जफर, बदनसीब जफर 2 गज जमीन न मिला कुएं यार में। मतलब इतना बड़ा मुगल साम्राज्य, उसके अंतिम वारिस को अपने देश में दफनाने के लिए 2 गज जमीन नहीं मिला। कहाँ दफनाया गया? रंगून। एकमात्र मुगल बादशाह जिसका कब्र रंगून या म्यांमार में है, वह है बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर के पत्नी का नाम जीनत महल था। इनके दरबार में एक शायर रहते थे, आगरा से आए थे, जिनका नाम था मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब जो शायर थे, इनके ही दरबार में थे। और मिर्जा गालिब का शेर कौन नहीं जानता है ना, इश्क ने किया निकम्मा वरना हम भी बड़ी काम के चीज थे गालिब, है ना। तो भैया वही गालिब वाले हैं जफर, बहादुर शाह जफर, जिसको अंग्रेजों ने कहा दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की। तो इधर से बहादुर शाह जफर ने कहा, क्या कहा? गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। चलो गुरु, वही जफर था ये। और इसके पिता का नाम था अकबर द्वितीय। अकबर शाह द्वितीय, अकबर शाह द्वितीय वही था जिसने राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि दी थी। राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि, क्वेश्चन आ जाए, राजा की उपाधि किसने दी? राजा राम मोहन रॉय को राजा किसने कहा? अकबर द्वितीय। याद कर लो, बहादुर शाह जफर की पत्नी का नाम कौन था भैया? जीनत महल। बेटों का नाम मिर्जा जमा बख्श और कोयास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, गुजरात विजय के यादगार में अकबर किसका निर्माण किया? गुजरात को जीता। अकबर के लिए गुजरात जीतना एक सपना था। और आपको पता है अकबर पहली बार मिला था पुर्तगालियों से, अकबर पहली बार पुर्तगालियों से मिला गुजरात में, जहां पर पहली बार अकबर ने समुद्र को देखा था। उससे पहले अकबर कभी समुद्र नहीं देखा था। तो भैया गुजरात को जीता, अकबर ने गुजरात को जीता। और ये जीत इतनी खास थी अकबर के लिए कि उसने इसके याद में फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया। अकबर ने फतेहपुर सिकरी में, लिख लीजिए, फतेहपुर सिकरी में बनवाया। भी क्वेश्चन आता है कि बुलंद दरवाजा कहाँ है जी? फतेहपुर सिकरी। और आप लोग क्या सोच रहे हैं, ये खाली आधुनिक भारत के इतिहास से क्वेश्चन आएगा? बिल्कुल फेरा में मत रहिए। आधुनिक भारत प्लस जो सामाजिक विज्ञान मेंशन है, उसमें क्या है? सामाजिक विज्ञान में पॉलिटी भी आता है, मेडिवल हिस्ट्री भी आता है, एंशिएंट भी आता है। गुरु जिस जो चूका सो गया, और कल का सेशन मिस मत करना वरना सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि कल हम लाने वाले हैं इकोनॉमिक सर्वे और बजट, और पूरी इकोनॉमिक्स की रीढ़ की हड्डी हिला देने वाले हैं। चलो गुरु, फतेहपुर सिकरी में बनाया बुलंद दरवाजा अकबर ने। फतेहपुर सिकरी में और क्या बनवाया? जोधाबाई महल, जोधाबाई महल बनवाया। उसके बाद और क्या बनवाया? फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना। क्या बनवाया भैया? इबादत खाना, इबादत खाना बनवाया। और क्या बनवाया? फतेहपुर सिकरी में पंचमहल, पंचमहल। भाई गुजरात विजय के याद में
बुलंद दरवाजा बना फतेहपुर सिकरी में। फतेहपुर सिकरी में और क्या है? इबादत खाना, जोधाबाई महल, पंच महल। और याद रखो अकबर, क्वेश्चन आता है कि अकबर द्वारा बनाया गया कौन सा ऐसा बिल्डिंग है जो बौद्ध विहार की तरह दिखता है? बौद्ध विहार की तरह दिखने वाला कौन सा बिल्डिंग है भैया? तो पंचमहल बिल्डिंग है जो बौद्ध विहार की तरह दिखता है। याद कर लीजिए, अकबर ने 3 लाल किला बनवाए। क्या बनवाए? 3 लाल किला बनवाए। 3 कौन कौन भैया? तो आगरा का लाल किला, इसके बाद इलाहाबाद का लाल किला, इसके बाद लाहौर का लाल किला। तो अकबर ने 3 लाल किला बनवाए। अकबर ने फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना बनवाया, जोधाबाई महल बनवाया, पंच महल बनवाया। जुड़ जाइए, जल्दी से जुड़ जाइए गुरु, क्योंकि वो लकीर खींचनी है जो आने वाली पीढ़ी की नजीर बन जाए। कहते हैं कि जो पसीने में नहाता, जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, और जो पसीने में नहाता है वो इतिहास बदलता है। बदलनी होगी इतिहास। नींद आए तो बरामदे में टहलो, पानी पियो, लेकिन सोना मना है, क्योंकि सो गया सो खो गया, और जो डर गया सो कर गया। डरना जरूरी है गुरु। चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसे बता दें कि बड़ा इमामबाड़ा ये लखनऊ में है। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है भैया? तो लखनऊ में है, नोट कर लो। जामा मस्जिद कई जगहों पे है, आगरा में भी है, दिल्ली में भी है, बदायूं में भी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह दिखता है? जल्दी फटाफट बताओ भाई, जल्दी बता दो मेरे गुरु, जल्दी बताओ। अकबर द्वारा बनाया गया कौन सा नक्शा बौद्ध विहार की तरह दिखता है? अगर गलती हुआ, ये प्रश्न गलती हुआ तो तोड़ देंगे। सोच लो क्या करने वाले हैं। ये प्रश्न अगर गलती हुआ तो हम छोड़ेंगे नहीं। सोच लो क्या करेंगे तुम्हारे साथ, इसलिए ये प्रश्न गलती नहीं होना चाहिए। जल्दी बताओ, अभी तो बताएं जी, अभी ना बताएं कि पंचमहल। बाकी दीवाने खास ये आगरा में है, जोधाबाई महल ये फतेहपुर सिकरी में है। फतेहपुर सिकरी अभी बताया हूं। बुलंद दरवाजा ये भी फतेहपुर सिकरी में है, फतेहपुर सिकरी में है। और पंचमहल ये भी फतेहपुर सिकरी में है, फतेहपुर सिकरी। चलिए जल्दी से इसको नोट कीजिए, नेक्स्ट आ जाइए। आईन ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति। इसको किसने लिखा? देखो भैया, एक ही किताब है, उसका कुछ चैप्टर है अकबरनामा और कुछ चैप्टर है, किताब सेम है, कुछ चैप्टर। आईन ए अकबरी, आईन का मतलब संविधान होता है, आईन का मतलब संविधान, अकबर का संविधान। कुछ चैप्टर में अकबर का संविधान है और कुछ चैप्टर में अकबर की जीवनी है। जहां पर अकबर की जीवनी है उसे अकबरनामा कहते हैं, और जहां अकबर का संविधान है उसे बोलते हैं गुरु हम लोग आईन अकबरी। तो पूछा जाए कि आईन ए अकबरी या अकबरनामा, अकबरनामा इन दोनों के लेखक कौन है भैया? तो अकबरनामा आईन अकबरी एक ही किताब है, लेकिन इन दोनों किताबों में कुछ चैप्टर है आईन अकबरी अकबर का संविधान, और कुछ चैप्टर है अकबर का जीवनी। इसको लिखा अबुल फजल। किसने लिखा? अबुल फजल। इसकी हत्या किसने की? वीर सिंह बुंदेला। इसकी हत्या किसने की? वीर सिंह बुंदेला ने इसकी हत्या की।
चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट। अमीर खुसरो इसमें है, ये वही अमीर खुसरो हैं जिनका जन्म 1253 में, जिनका जन्म 1253 में हुआ था एटा जिले के पटियाली में। एटा जिले, उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली, उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली में जन्म हुआ था अमीर खुसरो का। अमीर खुसरो 7 राजाओं के दरबार में रहे, 7 राजाओं के दरबारी थे, 7 राजाओं के दरबारी थे। अमीर खुसरो को तबला और सितार के आविष्कारक कहते हैं, तबला और सितार के आविष्कारक कहते हैं। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद, हिंद का तोता भी कहते हैं, हिंद का तोता। और अमीर खुसरो को शेरो शायरी का जनक भी कहते हैं, पहेली का जनक भी कहते हैं। अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का जनक भी कहते हैं। अमीर खुसरो की किताब का नाम, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप, इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए होंगे। अमीर खुसरो के किताब का नाम है, जब भी मैं हटूं बोर्ड से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अमीर खुसरो के बुक का नाम लिखिए, अमीर खुसरो की किताब का नाम तुगलकनामा, तुगलकनामा। अमीर खुसरो के किताब का नाम तुगलकनामा। दूसरा, अमीर खुसरो के दूसरी किताब खजाइन, खजाइन उल फतूह, खजाइन उल फतूह। अमीर खुसरो की तीसरी किताब आशिका, आशिका। अमीर खुसरो की चौथी किताब नूर सिपहर, नूर सिपहर। ये सब अमीर खुसरो की किताब का नाम है, नोट कर लीजिए। अमीर खुसरो के बुक का नाम है। एक बार सेशन से सभी लोग जुड़ जाइए। सर रेसिडेंस सर्टिफिकेट, अच्छा चलिए इस पर बाद में बात कर लेंगे सर्टिफिकेट पर। गलजात जी एक बार सेशन को सभी लोग लाइक कर दीजिए, जितने लोग जुड़े हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसका जैसे बोर्ड से हटूं स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और एक बार सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहते हैं? अगर गलती हुआ तो हमारे तुम्हारे बीच होगा लड़ाई, इसलिए भैया गलती नहीं होनी चाहिए। बताओ किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? शाहजहां, जहांगीर, अकबर या औरंगजेब? कुल 40 प्रश्न है, 40 प्रश्न। एक बार सेशन को लाइक कर दो। और तुमसे हमारी शिकायत है, कल का सेशन शानदार से, आज का सेशन भी शानदार हो रहा है, हमारा हर दिन का सेशन शानदार होगा, पर कल हम कोशिश करेंगे कि कुछ प्रश्न इकोनॉमिक सर्वे और बजट का रखें, ऐसा प्रश्न जो डायरेक्ट एग्जाम में आ जाए। तो कल का सेशन बिल्कुल नहीं मिस करना, और आज भी अंत तक जुड़े रहो, क्योंकि होने वाला है एक बहुत बड़ा चमत्कार। गुरु जल्दी बताओ, जिंदा पीर औरंगजेब को कहते हैं। औरंगजेब का कार्यकाल याद कर लो, 1658 से 1707। अकबर का कार्यकाल 1556 से 1605। जहांगीर का कार्यकाल 1605 से 1628। शाहजहां का कार्यकाल 1628 से 1658, 1628 से 1658। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अकबर के समय ही 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी, नोट कर लीजिए। जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, कहाँ बनी भैया? लंदन में। जब 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, भारत में लूटने के लिए, ब्रिटिश सरकार ने भारत में लूट मचाने के लिए, भारत को लूटने के लिए, व्यापार तो एक बहाना था, इंडिया को लूटना था, लूटने के लिए कंपनी बनाई गई, लुटेरों की कंपनी, जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। 1600 में बनी, और इस कंपनी के स्थापना जब लंदन में हुआ तो उस समय भारत के राजा थे अकबर, और उसमें ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ। एलिजाबेथ ब्रिटेन की महारानी और भारत के राजा था अकबर, जब ईस्ट इंडिया कंपनी बना था। लेकिन
जब अगर कहा जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई थी उस समय भारत का राजा कौन था? तो आंसर होगा जहांगीर। अंग्रेज भारत आने वाला पहला अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस जब भारत आया उस समय भारत के राजा था जहांगीर। ईस्ट इंडिया कंपनी बनी उस समय राजा था अकबर। लेकिन पहला अंग्रेज भारत आया तब राजा कौन था? तब राजा था कौन? तो भैया जब बनी ईस्ट इंडिया कंपनी तब राजा था अकबर, लेकिन जब पहला अंग्रेज भारत आया कैप्टन हॉकिंस उस समय राजा था जहांगीर। ये वही हॉकिंस था जिसे जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 को निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी और आदिल शाह, अकबर और हेमू, राजपूत और मुगल। बताइए किसके बीच हुआ था? पानीपत की जब दूसरी लड़ाई हुई थी ना उस समय पहले प्यारे विद्यार्थियों, पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर मात्र 14 साल का था। तो क्या अकबर लड़ाई करेगा? ये 14 साल के लड़का को थप्पड़ से मार के भगा देगा सब? तो भैया अकबर लड़ाई नहीं करेगा। अकबर के तरफ से लड़ेगा बैरम खां। कौन लड़ेगा? बैरम खां। और किसके बीच हुआ? हेमू के बीच। यानी अकबर और हेमू, बैरम खां अकबर के तरफ से था ना, तो आंसर हो जाएगा अकबर और हेमू के बीच। ये वही हेमू था जिसका पूरा नाम था हेमचंद्र। जिसका पूरा नाम क्या था? हेमचंद्र। तो भाई याद रखिएगा, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू, लिख लो भैया, दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू था हेमू अर्थात हेमचंद्र। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू था हेमू हेमचंद्र, जो अकबर से लड़ाई किया था। क्वेश्चन लिख लीजिए, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू कौन था? तो था भैया हेमू या हेमचंद्र। तो हेमू और अकबर के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई। अकबर चूंकि बच्चा था इसलिए उसके तरफ से कौन लड़ा? बैरम खां। बैरम खां। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे आइए, मुमताज महल का असली नाम क्या था? मुमताज महल ये वही जो शाहजहां की बेगम थी, ये वही जो शाहजहां की पत्नी थी, शाहजहां की पत्नी विद्यार्थी जी। और मुमताज महल का ही नाम था, मुमताज महल का ही नाम था आरजुमंद बानो बेगम। आरजुमंद बानो बेगम। मुमताज महल के बचपन का नाम आरजुमंद बानो बेगम। शाहजहां ने इन्हीं के याद में ताजमहल बनवाया था। शाहजहां ने मुमताज महल के याद में ही ताजमहल बनवाया। ये वही शाहजहां है जिसने पहली बार राजधानी को आगरा से दिल्ली लाया। राजधानी को आगरा से दिल्ली किसने लाया? राजधानी को आगरा से दिल्ली लाया और दिल्ली में बसाया शाहजहानाबाद। शाहजहानाबाद दिल्ली। आगरा से राजधानी को दिल्ली कौन लाया? तो पूछा जाए राजधानी को आगरा से दिल्ली कौन लाया? तो शाहजहां। और क्या बसाया? यमुना नदी के किनारे दिल्ली में एक जगह है जिसका नाम है चांदनी चौक। आज जो चांदनी चौक है, आज जो पुरानी दिल्ली है, आज जहां लाल किला है, जामा मस्जिद है, उसी को पुरानी दिल्ली बोलते हैं। दिल है कहां? पुरानी दिल्ली में। तो पुरानी दिल्ली जो है भैया वही शाहजहानाबाद था, उसे शाहजहां ने बसाया था। तो शाहजहां, पूछा जाए राजधानी को आगरा से दिल्ली कौन लाया? तो शाहजहां। याद कर लीजिए, शाहजहानाबाद। तो चलिए, मुमताज महल का असली नाम था आरजुमंद बानो बेगम और शाहजहां की पत्नी थी। नेक्स्ट आ जाइए, दीन इलाही नामक धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया? दीन इलाही पूरे विद्यार्थी 1582 में शुरू किया गया। और इसी के साथ इलाही संबत, इसी के साथ इलाही संबत की शुरुआत, इलाही संबत की शुरुआत ये किया गया कब? 1583 में। कौन किया? अकबर। एक नया धर्म किसने बनवाया? अकबर ने। अकबर परेशान था, हिंदू मुसलमान के झगड़ों से अकबर बहुत परेशान था और दीन इलाही धर्म बनाया इसने। 1582 में नया धर्म बना लिया। दीन इलाही को अब मानने वाला अंतिम, पहला और अंतिम दोनों,
मतलब एक ही हिंदू था। पूछा जाए एकमात्र हिंदू फॉलोअर, दीन इलाही का एकमात्र हिंदू फॉलोअर हिंदू कौन था भैया? बीरबल। बीरबल नोट कर लीजिए, बीरबल हिंदू था। अकबर बीरबल की कहानी तो सुने होंगे। बीरबल हिंदू था भैया। बीरबल का बचपन का नाम था महेश दास। महेश दास। तो भाई दीन इलाही धर्म को मानने वाला एकमात्र हिंदू बीरबल था, महेश दास के नाम से जाना जाता था। और दीन इलाही का पहला आचार्य था अबुल फजल। दीन इलाही का पहला आचार्य था अबुल फजल। नोट कर लीजिए, दीन इलाही धर्म कब बना? 1582 में, और 1583 में इलाही संबत की शुरुआत हुआ। एकमात्र हिंदू जिसने इस धर्म को अपनाया बीरबल था। बीरबल के बचपन का नाम महेश दास और अबुल फजल दीन इलाही का पहला आचार्य था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे आते हैं। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? बताओ, कुंदूज, गजनी, काबुल या कांधार? कौन सा इलाका था जिसके कारण अकबर और ईरान के शाह के बीच झगड़ा हुआ? जल्दी बताइए, अकबर और ईरान के शाह के बीच झगड़े का कारण क्या था? ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़ों का क्या कारण था? जल्दी बताइए, ईरान के शाह और मुगल शासक के बीच झगड़े का वजह क्या था? जल्दी उत्तर दीजिए। ईरान के शाह और मुगल शासक के बीच झगड़े का कारण क्या था? जल्दी उत्तर दीजिए। कौन सा ऐसा क्षेत्र था जो दोनों के बीच झगड़े का वजह बना? जल्दी उत्तर दीजिए। सबका मैं कमेंट पढ़ रहा हूं, सबका कमेंट पढ़ रहा हूं गुरु, जल्दी बताओ। चलिए, बहुत सही, बहुत शानदार उत्तर सब लोग दे रहे हैं। एक काबुल का एरिया था जिसको लेकर ईरान के शाह और मुगल शासक के बीच झगड़े हुए। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी, चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंप दिया, और निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंध? चांद बीबी ने बरार के इलाका जो बरार था उसे अकबर को दे दिया। ये चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? जल्दी बताइए, चांद बीबी इनमें से कहाँ की शासिका थी? चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? जल्दी उत्तर फटाफट। चांद बीबी, चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? तो गुरु, चांद बीबी बीजापुर और अहमदनगर दोनों, लिख लो भैया। चांद बीबी बीजापुर और अहमदनगर दोनों की शासिका, इसका उत्तर दोनों होगा, दोनों की शासिका थी जिसने बरार को किसको दे दिया? अकबर को। थोड़ा फटाफट करते हैं। जबाबीत का संबंध किससे है? मुगल काल में जबाबीत क्या था? किसे बोलते थे जबाबीत? जबाबीत किसे बोलते हैं? तो जवाब देने का जिम्मेवारी किसको होता है? कानून को। तो राज्य के द्वारा बनाए गए कानून को जबाबीत कहा जाता था। एक बार जल्दी से नोट कर लीजिए, जबाबीत राज्य के द्वारा बनाए गए कानून। अगले प्रश्न पे आते हैं। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, चलिए आ गया मॉडर्न हिस्ट्री। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 85 में इंडियन नेशनल कांग्रेस किसने बनाया? ये वही कांग्रेस है जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बंबई में हुआ। कांग्रेस की स्थापना होना था पुणे में, पर पुणे में प्लेग फैल गया था जिसके कारण इसकी स्थापना बंबई में करना पड़ा। पूछा जाता है कांग्रेस की स्थापना कहां होने वाला था? पुणे में, लेकिन हुआ कहां? बंबई में। कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम को माना जाता है। ए.ओ. ह्यूम कहां के रहने वाले थे? स्कॉटलैंड के। ए.ओ. ह्यूम कांग्रेस के संस्थापक, फाउंडर ऑफ कांग्रेस इसको बोलते भैया, ए.ओ. ह्यूम को कहते हैं। और ए.ओ. ह्यूम स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। ये वही ए.ओ. ह्यूम हैं जो 57 की क्रांति के समय इटावा के मजिस्ट्रेट थे, सिविल सर्विसेज नौकरी करते थे। क्वेश्चन आता है कि
एओ ह्यूम क्या थे? तो एक नागरिक सेवक थे, सिविल सर्वेंट थे, जिन्होंने 57 की क्रांति के समय इटावा के मजिस्ट्रेट की भूमिका निभाई थी। ये वही एओ ह्यूम है जिन्हें कांग्रेस का पहला महासचिव बनाया गया था। कांग्रेस का पहला महासचिव लगातार 22 साल तक ये कांग्रेस के महासचिव रहे। 1885 से 1907 तक ये कांग्रेस के महासचिव रहे। तो एओ ह्यूम को फाउंडर ऑफ कांग्रेस बोलते हैं। कांग्रेस बनेगा, इस पार्टी की स्थापना होगी, ये पहली बार हिंदू अखबार में छपा था। कांग्रेस शब्द अमेरिका से लिया गया है। पहले इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, लेकिन इसका नाम बदलकर कर दिया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। दादा भाई नौरोजी के सलाह पर, दादा भाई नौरोजी के सलाह पर इसका नाम बदल के कर दिया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कांग्रेस शब्द कहां से लिया गया? अमेरिका से। कांग्रेस की पहली मीटिंग होनी कहां थी? पुणे में। प्लेग फैल गया जिसके कारण हुआ बंबई में। क्लियर है? कांग्रेस के पहले हिंदू अध्यक्ष थे या कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी या पहले हिंदू अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। 1886 कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की। तो कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। 1887 में मद्रास अधिवेशन में इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की। कांग्रेस के पहले ईसाई या पहले ब्रिटिश अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल। 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की। इलाहाबाद अधिवेशन कांग्रेस का बड़ी ही इंपॉर्टेंट सेशन था। इसमें पहले अंग्रेज ने कांग्रेस की अध्यक्षता तो की, साथ ही साथ कांग्रेस का संविधान भी कांग्रेस के इसी अधिवेशन में स्वीकार किया गया। 1888 के कांग्रेस अधिवेशन में ही कांग्रेस का संविधान स्वीकार किया गया। वही कांग्रेस अधिवेशन है जिसकी पहली महिला अध्यक्ष 1917 में एनी बेसेंट बनाई गई। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट और कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू 1925 में कानपुर में कांग्रेस में शामिल होने वाली पहली महिला थी। कदाम्बनी गांगुली कांग्रेस को संबोधित करने वाली पहली महिला थी कदाम्बनी गांगुली। सारी बातों को याद करना है। कांग्रेस की अधिवेशन, अगर हम लोग बिहार परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं थोड़ा सा जान जाएं। आजादी से पहले बिहार में कांग्रेस के, वैसे तो अभी का बिहार देखे तो 2 सेशन, लेकिन झारखंड को भी शामिल कर ले तो 3 सेशन। कौन कौन? पहला सेशन बांकीपुर पटना बांकीपुर स्टेशन के सामने का जो पूरा इलाका है गांधी मैदान तक, वो पूरा इलाका बांकीपुर कहलाता है। बांकीपुर में हुआ 1912 में कांग्रेस का पहला सेशन। आपको पता भी है कि पटना रेलवे स्टेशन का नाम पहले बांकीपुर रेलवे स्टेशन था। तो बांकीपुर में हुआ पहला सेशन पटना में 1912 में। दूसरा सेशन बिहार में हुआ 1922 में गया में। और तीसरा सेशन हुआ 1940 में रामगढ़, जो कि आज झारखंड में है। और उसको हटा दें तो बिहार में 2 सेशन। कांग्रेस आजादी से पहले कांग्रेस के अध्यक्षता कितनी महिलाओं ने किया? 3 महिलाओं ने, एनी, सरोजनी और नलिनी। इसका ट्रिक बना दिए हैं, एनी, सरोजनी और नलिनी। जब एनी बनी तो उस साल में 8 साल जोड़ दीजिए तो सबका साल निकल जाएगा। 1917 में एनी बेसेंट बनी, 8 साल जोड़िए 17 में तो 1925 में सरोजनी नायडू बनी, और फिर 8 साल जोड़िए तो 1933 में नेल्ली सेन गुप्ता बनी। तो 3 सेशन जो महिलाओं ने अध्यक्षता किया, एनी, सरोजनी, नेल्ली। एनी 17 में और फिर 8 साल जोड़ दो, काम खत्म। कलकत्ता, कानपुर, कलकत्ता, कहां हुआ अधिवेशन? कलकत्ता, कानपुर, कलकत्ता। 1917 में कलकत्ता, 1925 में कानपुर, 1933 में कोलकाता। हमारी कोशिश ये नहीं है कि आपको 10-20 क्वेश्चन करवा दें और आपका इतिश्री हो जाए, थोड़ा हमारे कुछ व्यू आ जाएं, कुछ लाइक आ जाएं, बस काम हो जाए। ये मेरा उद्देश्य नहीं। पूरी रात आऊंगा लाइव आपकी, क्योंकि मोहब्बत है आपसे। कल लाइव नहीं आया, मैं बेचैन था पूरी रात कि आज लाइव क्यों नहीं आ पाया, क्योंकि जब तक आपसे नहीं जुड़ता बातें चंद नहीं हो जाती, मन नहीं लगता। आपका सिलेक्शन होगा। अगर पूरी सिलेबस खत्म करने के लिए रात भर जगना पड़े तो जगेंगे। अगर किसी को कोचिंग नहीं पहुंच पा रहा है, कोई बच्चा कहीं भी है,
तो ये मान के चलिए कि हम आप तक पहुंचेंगे, क्योंकि रंजीत सर हमेशा ये कहते हैं, रजनीश जी मिशन 50 IAS एडमिशन अगर 100, 200, 500, 1000 बच्चों का हो गया, इसमें हमारी सफलता नहीं है। हमारी सफलता उस घर में पहुंचना है जहां मिट्टी के घर में बैठकर लोग महल में जाने के सपने देख रहे हैं, हमें उनको वहां तक पहुंचाना है। तो इसलिए आप जल्दी से सेशन को शेयर भी कर देंगे, लाइक भी करेंगे, ताकि हम अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच पाए। तो बस सेशन से इसी तरह मोहब्बत से जुड़े रहिए और काम करते रहिए। आगे आइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कई तो आसान क्वेश्चन है, अभी मैंने बताया कब और कहां हुआ, इसका उत्तर सीधा दे देता हूं। 28 दिसंबर 1885। पूरी कहानी तो कह दिया, पूरा कांग्रेस खत्म हो गया। कांग्रेस में पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया? 1896 में गाया गया। 1896 में गाया गया कलकत्ता के अधिवेशन में, जहां अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह सयानी। पहली बार कांग्रेस में जन गण मन कब गाया गया? 1911 में कलकत्ता में ही अध्यक्ष थे पंडित विषम नारायण धर या BN धर। पहली बार झंडा गीत गाया गया कब? झंडा गीत जानते हैं आप लोग किसको बोलते हैं? झंडा गीत गाया गया 1925 में, जहां पर सरोजनी नायडू ने अध्यक्षता की। पहली बार झंडा गीत गाया गया कहा? कांग्रेस में 1925 में। पहली बार कांग्रेस में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया 1906 में कलकत्ता में, जब अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। पहली बार कांग्रेस में 1929 में पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया, और उस समय अध्यक्ष अधिवेशन हुआ लाहौर में, अध्यक्षता किया पंडित नेहरू ने। क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, एक एक बात आपको नोट करना है बाद में वीडियो को रोक करके, क्योंकि सवाल 67 BPSC में रिकॉर्ड है कि हमारे सेशन से डायरेक्ट 120 क्वेश्चन आया था 150 में से। कई लोग 107 भी बोले, 107 के नीचे आंकड़ा नहीं आया, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आपको दिखेगा हमारा चेहरा हर सेट में। चलो भैया, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? अभी बता दिया हूं, WC बनर्जी, कांग्रेस के पहले हिंदू अध्यक्ष, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। ये वही WC बनर्जी हैं जिन्होंने ब्रिटिश संसद के लिए पहली बार चुनाव लड़ा था। ब्रिटिश संसद का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय थे WC बनर्जी, लेकिन चुनाव जीत नहीं पाए, हार गए थे। ब्रिटिश संसद के चुनाव जीतने वाले, हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। दो क्वेश्चन आ गया। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के यानी ब्रिटिश संसद के चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय WC बनर्जी, लेकिन ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी। ये वही दादा भाई नौरोजी हैं जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन कहते हैं, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन और मिस्टर नैरो मेजोरिटी भी कहा जाता है। ये वही दादा भाई नौरोजी हैं जिन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन निष्कासन का सिद्धांत दिया। किस प्रकार ब्रिटिश यहां से धन लेकर भाग रहे हैं लूट करके, इन्होंने बताया। इन्होंने एक किताब लिखी, पॉवर्टी ऑफ अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, इनकी किताब थी। और इसी किताब में इन्होंने भारत का राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम निकाला, और भारत में पहली बार प्रति व्यक्ति आय निकाला। भारत में पहली बार पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम निकालने वाले व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी। सवाल नहीं छूटेगा तो नहीं छूटेगा, हम जब बोल देंगे मतलब हो जाएगा। चलो भैया, आर्य समाज कुछ छोड़ ही नहीं रहे हैं, सब तो बता दे रहे हैं, पूरी क्लास कांग्रेस से ही खत्म हो गया। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसमें बहुत सारी बातें हैं। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। ये वही दयानंद सरस्वती हैं जिनका जन्म 1824 में हुआ था गुजरात के मोरबी में। मोरबी आपने सुना होगा, हाल ही में चर्चा में था। मोरबी में एक पुल हादसा हुआ था। गुजरात के मोरबी में एक पुल, एक हैंगिंग ब्रिज था जिस पर लोग फोटो खिंचवाने गए थे। भारतीय तो जानते ही हैं, उनको नहीं पता होता क्या होगा। जल्दी से घर भी जाना है तो नाव पलटता है, या फिर जल्दी से सेल्फी ले लें, पता न बंद हो जाए गेट तो फिर कैसे जाएंगे। लोग चढ़ गए पुल पर, पुल टूटा, करीब 150 लोग मरे थे। यही मोरबी जहां दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था, गुजरात के मोरबी में 1824 में। दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम था मूल शंकर या मूला शंकर। बचपन का नाम मूल शंकर। इनको ज्ञान मिला मथुरा में 1860 में, इन्हें मथुरा में ज्ञान मिला। इनके गुरु का नाम था बिरजानंद। इन्होंने 1862 में आगरा में हिंदू धर्म के प्रचार के लिए अखंड खंडनी पटाखा फहराया, और इन्होंने हिंदुओं को मुसलमानों को, ईसाइयों को दोबारा हिंदू बनाने के लिए शुद्धिकरण आंदोलन चलाया। इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। वेदों की ओर लौटो, रिटर्न बैक टू आवर वेदास, किसने कहा? दयानंद सरस्वती। ये वही
दयानंद सरस्वती हैं जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश किताब लिखी। ये वही दयानंद सरस्वती हैं जिन्होंने पहली बार स्वराज शब्द को गढ़ा। स्वराज शब्द को गढ़ने वाले, बनाने वाले व्यक्ति थे दयानंद सरस्वती। ये वही दयानंद सरस्वती हैं जिन्होंने कहा था वैदिक सभ्यता के संस्थापक आर्य तिब्बत से आए थे। वैदिक सभ्यता के संस्थापक आर्य कहां से आए? तिब्बत से आए थे। ये किसने बताया? दयानंद सरस्वती। आर्यों के आगमन को लेकर कंफ्यूजन है। कई लोग बोले, जैसे बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि साइबेरिया यानी आर्कटिक प्रदेश से आए थे। मैक्स मुलर ने कहा था कि एशिया माइनर यानी सेंट्रल एशिया से आए थे। तो आर्यों के आगमन को लेकर बड़ी कंफ्यूजन है। लेकिन दयानंद सरस्वती ने कहा कि आर्य तिब्बत से आए थे। और दयानंद सरस्वती की पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 में किया। बचपन का नाम मूल शंकर गुरु बिरजानंद। बार बार रिपीट इसलिए करता हूं कि आपको याद हो जाए। राजा राम मोहन रॉय द्वारा किसकी स्थापना की गई? राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि दिया था मुगल बादशाह अकबर द्वितीय। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय बहादुर शाह जफर का पिता था। बहादुर शाह जफर का पिता था अकबर द्वितीय, जिसने इसे राजा की उपाधि, राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि दी। राजा राम मोहन रॉय समाज में जो कुप्रचलन था, सती प्रथा, बाल विवाह, इसको लेकर काफी दुखी थे। इस दुख के कारण इनकी जो यात्रा चली वो चली 1815 से। पहले इसका उत्तर दे दें, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की 1828 में। ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया? 1828 में। लेकिन उससे पहले की कहानी बताऊं, इनका जन्म बंगाल के राधानगर में हुआ था। इनका जन्म बंगाल के राधानगर में हुआ। जब इनके बड़े भाई मनमोहन के मरने के बाद इनकी भाभी यानी मनमोहन की पत्नी को जिंदा जला दिया गया सती के नाम पर, ते दुखी हो गए। इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा बनाया। राजा राम मोहन रॉय ने 1815 में आत्मीय सभा बनाया। राजा राम मोहन रॉय ने 1815 में क्या बनाया? आत्मीय सभा। आत्मीय सभा, आत्मीय सभा बनाया। आत्मीय सभा राजा राम मोहन रॉय 1815 में आत्मीय सभा। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज, हिंदू कॉलेज इन्होंने बनवाया किसके साथ मिलकर? डेविड हेयर, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ, अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर, अलेक्जेंडर डफ, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की 1817 में। इसके बाद 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज बनवाया। वेदांत कॉलेज, वेदांत कॉलेज बनवाया। इनकी दो मैगजीन भी थी इंपॉर्टेंट। एक का नाम था मिरातुल अखबार, मिरातुल अखबार जो फारसी में था, मिरातुल अखबार। इनकी दूसरी मैगजीन का नाम था संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों नोट कर लो, राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया। 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा बनाया। 1817 में डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर हिंदू कॉलेज बनवाया। 1825 में वेदांत कॉलेज बनवाया। इनकी दो मैगजीन मिरातुल अखबार और संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार फारसी में, संवाद कौमुदी बांग्ला में। याद रखिए इन्होंने दो किताबें भी लिखी। एक बार स्क्रीनशॉट इसका लीजिए तो जल्दी से स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट लेने बोले तुरंत मोबाइल पे 3 उंगली चला देना है गुरु। चलो, चूंकि आप हैं सही रियल मास्टर, जिनको मैं पढ़ा रहा हूं, हम लोग तो डुप्लीकेट मास्टर हैं गुरु। जो बीएड किया सही में वही मास्टर है, बीएड जो नहीं किया वो टीचर हो ही नहीं सकता। चलो भैया, तो राजा राम मोहन रॉय के बारे में एक बात और बता दूं। इनके प्रयास से 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ। 1829 में सती प्रथा का अंत। इनकी दो पुस्तक, इनका दो किताब था। एक किताब का नाम था एकेश्वर वादियों को उपहार, एकेश्वर वादियों को उपहार, एकेश्वर वादियों को उपहार। इनकी दूसरी पुस्तक का नाम था गुरु, दूसरी पुस्तक का नाम था गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट, सॉरी दूसरी किताब था प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, जीसस। इनकी दो किताबें थी। और इनकी मृत्यु कहाँ हुआ? इनका मृत्यु हुआ, गए थे इंग्लैंड, जहां एक लंदन के पास एक जगह है ब्रिस्टल। लंदन जाइएगा तो लंदन से कुछ दूरी पर ब्रिस्टल है। वहीं पर अपने मित्र, इनके मित्र थे डॉक्टर कारपेंटर, जिनके यहाँ इनका डेथ हो गया। एकमात्र समाज सुधारक जिनकी समाधि भारत में नहीं है, ब्रिटेन में है। क्वेश्चन आता है
एकमात्र समाज सुधारक जिनकी समाधि ब्रिटेन में है। इनकी मृत्यु कब हुआ? 1833 में। जब ये मरे उसके बाद ब्रह्म समाज की बागडोर देवेंद्रनाथ टैगोर के हाथों में चला गया और इन्होंने एकेश्वरवाद, क्वेश्चन आता है कि राजा राम मोहन राय का जो विचार था वो किस वाद में था? एकेश्वरवाद, ये मोनोथिस्ट थे। चलो भैया एक बार आप स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए। कोशिश है कि जो आए उसका पूरा चैप्टर ही खत्म कर दिया जाए। एक है वारनाकुलर प्रेस एक्ट। बंगाल में भारी अकाल पड़ा था, भयानक अकाल, लोग मर रहे थे। 8 लाख लोग मरे थे बंगाल में उस समय। लोग उधर मर रहे थे, इधर लीटन नाम का एक दुष्ट था, इसका नाम दुष्ट रखिए, सबसे घटिया गवर्नर, भारत का सबसे घटिया वायसराय था लीटन। इसने 1877 में उधर लोग भूख से मर रहे हैं, दिल्ली दरबार किया। भारत में पहली बार दिल्ली दरबार हुआ 1877 में, और पहली बार महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई। कैसरे हिंद, हिंद का शासिका, कैसरे हिंद की उपाधि महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि 1877 में मिला। उधर लोग मर रहे हैं, इधर लाखों रुपए खर्चा करके ये दुष्ट ने दिल्ली दरबार किया। अगले दिन अखबार में छपा कि ऐसा राजा नहीं होना चाहिए, ये दुष्ट है, लीटन घटिया है। लीटन को गाली गलौज किया गया अखबारों में। लीटन को ये बात चुभ गया, बोला कि तुम हमें उल्टा पुल्टा लिखोगे, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और अगले ही साल 1878 में ये क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन आया 2012 के CDS एग्जाम में कि क्यों वारनाकुलर प्रेस एक्ट लीटन ने क्यों लाया, क्या कारण था? कोई कारण नहीं, बस यही कारण था कि बंगाल में अकाल पड़ा, इसने दिल्ली दरबार बुलाया। अगले दिन अखबार में लीटन के खिलाफ खूब लिखा गया। लीटन इस बात से गुस्सा हो गया और कहा कि आज के, वारनाकुलर का मतलब होता शासन, वारनाकुलर का मतलब शासन। उसने कहा कि आज के बाद कोई भी अखबार शासन के खिलाफ नहीं लिखेगा। दूसरी बात, कोई भी अखबार भारतीय भाषा में नहीं छपेगा, क्योंकि अगर अंग्रेजी में लिखोगे, गाली भी दोगे तो कौन समझने वाला क्या लिखे हो। जब आज भारत में अंग्रेजी की स्थिति यह है कि आज भी इंडिया में 70% लोग अंग्रेजी नहीं जानते। पता नहीं कौन उल्लू कह दिया कि भारत के कनेक्टिंग लैंग्वेज है अंग्रेजी। मुझे तो नहीं लगता कि अंग्रेजी कनेक्टिविटी वाला लैंग्वेज है, एक बनाने वाली बात है। तो भैया लॉर्ड लीटन कहा कि आज के बाद कोई अखबार हिंदी, बंगला, तेलुगु, तमिल में नहीं छपेगा। छापोगे बैन कर दिए जाओगे, फाइन लगाया जाएगा, जेल भेजा जाएगा, और कोई भी शासन के खिलाफ नहीं लिखेगा। तो वारनाकुलर प्रेस एक्ट लीटन के समय आया, क्यों आया समझ में आ गया। और एक चीज समझ लीजिए, वारनाकुलर प्रेस एक्ट के तहत प्रतिबंधित होने वाला पहला अखबार कौन था, यह भी क्वेश्चन आता है। पहला अखबार था सोम प्रकाश। सोम प्रकाश, नोट कर लो गुरु, वारनाकुलर प्रेस एक्ट के तहत प्रतिबंधित होने वाला पहला अखबार था सोम प्रकाश। किसकी मैगजीन थी भैया? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मैगजीन थी। एक क्वेश्चन और आता है कि डर के मारे रातों रात अपनी भाषा किसने बदल लिया? तो अमृत बाजार पत्रिका रातों रात अपनी भाषा बदल ली थी। अमृत बाजार ने डर के मारे रातों रात बांग्ला से अपनी भाषा अंग्रेजी कर लिया। एक और क्वेश्चन आता है, इस कानून को समर्थन किसने किया था? द पायनियर मैगजीन ने इसे समर्थित किया था। 3 बात याद रखो, सवाल नहीं छूटना है। चलिए आगे आइए। पूना सार्वजनिक सभा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे बनाया गया था 1870 में, और किसने स्थापित किया पूछ रहा है? फिरोज शाह मेहता। पूना सार्वजनिक सभा, इसके संस्थापक थे MG रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। इनको शॉर्ट में MG रानाडे भी कहते हैं। इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है, महाराष्ट्र का सुकरात। और पता है आपको ये गुरु थे किनके? इनको गुरु मानते थे, राजनीतिक गुरु। इन 2 लोग गुरु थे, गोपाल कृष्ण गोखले, और इनके एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था एओ ह्यूम। ये दोनों के राजनीतिक गुरु कौन थे? महादेव गोविंद रानाडे। MG रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले और एओ ह्यूम दोनों के राजनीतिक गुरु थे, पॉलिटिकल टीचर थे। जैसे गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोखले,
सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे चित्तरंजन दास, वैसे ही गोखले के राजनीतिक गुरु थे महादेव गोविंद रानाडे, और एओ ह्यूम के भी राजनीतिक गुरु थे महादेव गोविंद रानाडे। इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं। 1870 में इन्होंने पूना सार्वजनिक सभा बनाया, और एक चीज और बनाया इन्होंने 1887 में, उसका नाम था इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, इसकी स्थापना भी किसने की थी? इसकी स्थापना भी किसने किया था? एमजी रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे ने ही दो संस्था बनाया, 87 में इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस और 70 में पूना सार्वजनिक सभा। एक बार सेशन अच्छा लग रहा है, देखो तुम्हारा कमेंट और तुम्हारा लाइक तो ये कहता है कि आप मेरी बातों को समझ रहे हैं, इसलिए लाइक, अगर अभी तक लाइक न किए सेशन को तो प्लीज लाइक दिस सेशन, और कमेंट भी कीजिए कि समझ में आ रहा है, क्योंकि आपका समझना जरूरी है। हम इसीलिए इतनी रात को यहां आकर खड़े होते हैं कि आपके बात कानों तक, आपके दिमाग तक हमारी बात पहुंच जाए। अगर नहीं पहुंच रहा है तो बेझिझक आप लिख सकते हैं कि आपकी कुछ भी बात हमें समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि आपका निगेटिव या पॉजिटिव कोई भी कमेंट हो सब स्वीकार योग्य है। हम सुधारेंगे, तरीके बदलेंगे, लेकिन हम अपनी बात को आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि हमें चिंता है कि उन बच्चों की जो हमसे जुड़ रहे हैं, हमारी जिम्मेवारी है एक एक बच्चों को सिलेक्शन तक पहुंचाना। 1,70,000 में आपको सबसे पहले जगह दिलाना, इतनी मेहनत करना है कि अंदर से निकले, क्या निकले? वो कालिया मूवी वाला सीन, ये ऐसे नहीं निकलता बिना मेहनत के, कि मैं जहां से खड़ा होता हूं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलो भैया, ये लाइन आता है, रात भर जागने के बाद नींद आए तो बरामदे में टहलिए, पानी पीजिए, लेकिन सोना मना है भैया। मार्टिन लूथर किंग का वो लाइन, उड़ सकते हो उड़ो, दौड़ सकते हो दौड़ो, चल सकते हो चलो, रेंग सकते हो रेंगो, पर रुकना मना है गुरु। चलो भैया, यंग इंडिया किताब पूछ रहा है ये, यंग इंडिया बुक के लेखक कौन है? यंग इंडिया बुक के लेखक कौन है ये पूछ रहा है। देखो, यंग इंडिया मैगजीन भी थी, ये मैगजीन नहीं, ध्यान रखो, ये बुक का नाम पूछा गया है, मैगजीन नहीं। यंग इंडिया जो किताब मैगजीन है, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, इंडियन ओपिनियन, ये सब मैगजीन है। ये महात्मा गांधी की मैगजीन थी। सारे मैगजीन के शुरुआत करने वाले व्यक्ति थे महात्मा गांधी। पूछ रहे यंग इंडिया बुक किसने लिखा? तो लाला लाजपत राय की किताब का नाम था यंग इंडिया। लेकिन यंग इंडिया मैगजीन पूछे तो महात्मा गांधी, बुक पूछे तो लाला लाजपत राय। ये वही लाला लाजपत राय हैं जिन्होंने मैजनी की जीवनी भी लिखी थी। मैजनी की जीवनी लिखा, ये वही लाला लाजपत राय हैं जिन्हें शेरे पंजाब, ऐसे रंजीत सिंह को भी बोलते हैं, इनको भी बोलते हैं, लाला लाजपत राय को भी शेरे पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। ये वही लाला लाजपत राय हैं जिन्होंने 1905 में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था पंजाब से। ये वही लाला लाजपत राय हैं जिन्होंने साइमन कमीशन का लाहौर में विद्रोह किया। अब विद्रोह करते समय डंडे की चोट से इनकी मृत्यु हो गई, और मरते समय बोल गए कि मेरे सिर पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेज ब्रिटिश सरकार के लिए ताबूत में अंतिम कील साबित होगा। ये बात इन्होंने कहा था। लाला लाजपत राय स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व करता भी थे 1905 में। चलिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे आइए, इल्बर्ट बिल, बड़ी शानदार विधेयक था इल्बर्ट बिल। ये लॉर्ड रिपन के समय आया। किसके समय आया? लॉर्ड रिपन। इल्बर्ट बिल, हालांकि बिले रह गया, कानून नहीं बन पाया। विधेयक का अंग्रेजी होता है बिल, और कोई भी विधेयक कानून तब बनता है, आज के दौर में अगर देखा जाए, जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करेंगे तब तक कोई बिल कानून नहीं बनता। तो भाई बिल रह गया, कानून नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि इस बिल में था कि आज के बाद भारतीय जज भी ब्रिटिश लोगों का मुकदमा सुन सकते हैं। उस जमाने में था कि ब्रिटिश जज ब्रिटेन और भारतीय दोनों का मुकदमा सुन सकते थे, लेकिन भारतीय जज केवल भारतीय का मुकदमा सुन सकते थे। भारतीय जज ब्रिटिश लोगों का मुकदमा नहीं सुन सकते थे। तो वही बात न हुआ कि हम मर्डर करेंगे तो हमारे बाबूजी जी हमारा मुकदमा सुनेंगे, तो हमको कभी फांसी हो पाएगी? कभी नहीं होगा। यानी ब्रिटिश का मुकदमा भारत में ब्रिटिश जज सुनेंगे, भारतीय जज नहीं सुनेंगे। रिपन इतना महान, इतना संत आदमी था, इसने एक बिल लाया और कहा कि नहीं, भारतीय जज भी ब्रिटिश लोगों का मुकदमा सुन सकते हैं। इस बात को लेकर ब्रिटेन में बवाल मच गया।
एक विद्रोह हो गया, उस विद्रोह का नाम रख दिया गया श्वेत विद्रोह। ब्रिटेन के लोग करेंगे विद्रोह तो क्या नाम रखा जाएगा? श्वेत विद्रोह। उन लोगों ने कहा कि हमारा केस लड़ेगा काला, भारतीय लड़ेगा। ये क्या हो गया? तुम आओ लंदन लौट के मारेंगे तुमको। भाई रिपन डर गया, अंत में इस बिल को वापस लेना पड़ा। इल्बर्ट बिल आया कि भारतीय जज भी ब्रिटिश का मुकदमा सुन सकते हैं, लेकिन इस बिल को वापस ले लिया गया। चलो भैया, लॉर्ड रिपन बहुत सबसे बढ़िया वायसराय यही था, लॉर्ड रिपन। इसके काल में पहली बार रेगुलर सेंसस यानी नियमित जनगणना की शुरुआत हुआ। यह पहला वायसराय था जिसके समय पहली बार भारत में कारखाना अधिनियम यानी फैक्ट्री कानून आया था। यह वही वायसराय है जिसके समय में पहली बार स्थानीय स्वशासन यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर निगम और पंचायती राज की बात की गई थी। लॉर्ड रिपन के समय पहली बार पंचायती राज, लॉर्ड रिपन के समय पहली बार जनगणना हुआ, रेगुलर सेंसस हुआ। लॉर्ड रिपन के समय पहला कारखाना अधिनियम आया, इल्बर्ट बिल आया। इतने बेहतर काम किए कि लॉर्ड रिपन को सज्जन रिपन, जेंटल रिपन भी कहा जाता है। चलिए, इसने लिटन के द्वारा लाया गया वारना कूलर प्रेस एक्ट को हटा दिया। लिटन ने और क्या किया था कि उसने सिविल सर्विसेज की एज को 21 से घटाकर 19 कर दिया था। इसने दोबारा 19 से 21 कर दिया। बड़ी अच्छा व्यक्ति था। आगे आइए, आजाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस और बाल गंगाधर तिलक। आपको बता दें कि आजाद हिंद सरकार भी बनाई गई थी। आजाद हिंद सरकार कहां बनी? सिंगापुर में बना था भैया, सिंगापुर। और यहीं से सिंगापुर से ही दिल्ली चलो का नारा दिया किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो, 3 नारा, दिल्ली चलो, जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये तीनों नारा किसने लगाया? सुभाष चंद्र बोस ने कहा दिल्ली चलो। कहां से? सिंगापुर से। 1943 में सरकार बनाई गई थी और इस सरकार के तहत दिल्ली चलो का नारा कहां से दिया? सिंगापुर से दिया। और उन्होंने 2 नारा और दिए, जय हिंद। किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे देश बंधु चित्तरंजन दास। और ये वही सुभाष चंद्र बोस हैं जिनके किताब का नाम था इंडियन स्ट्रगल। नोट कर लो भैया, सुभाष चंद्र बोस के किताब का नाम इंडियन स्ट्रगल। इन्होंने 2 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की, 1938, 1939। 1938 में हरिपुरा गुजरात और 1939 में त्रिपुरी मध्य प्रदेश जबलपुर त्रिपुरी। लेकिन त्रिपुरी में गांधी जी के साथ इनका विवाद हो गया। गांधी जी बोले कि सुभाष तुमको अध्यक्ष हम बनने नहीं देंगे अगर चुनाव होगा तो। सुभाष चंद्र बोस बोले कि हम लड़ेंगे चुनाव और जीत के दिखाएंगे आपको। जीत आ गई। सुभाष चंद्र बोस चुनाव गांधी जी के खिलाफ जाकर त्रिपुरी में लड़ लिए। लेकिन गांधी जी ने भी अपना कैंडिडेट उतार दिया, पट्टाभी सीतारमैया को, और कहा कि रमैया का चुनाव नहीं है, ये गांधी का चुनाव है। रमैया जीते तो गांधी जीतेंगे, रमैया हारे तो गांधी हारेंगे। तब भी गांधी जी कैंडिडेट को सुभाष चंद्र बोस ने हरा दिया और सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीत गए। इस घटना को त्रिपुरी संकट कहते हैं। लेकिन हुआ क्या, इस गांधी से विरोध करके कहां रहिएगा। 14 कांग्रेस के वर्किंग कमेटी थी, 14 वर्किंग कमेटी पूरे देश में थी। 14 वर्किंग कमेटी ने रिजाइन कर दिया इस घटना के बाद। इससे सुभाष चंद्र बोस दुखी हुए और उन्होंने रिजाइन कर दिया। और रिजाइन तो किया, साथ साथ कांग्रेस भी छोड़ दिया। पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस कब छोड़ा? 1939 में। और छोड़ते ही एक पार्टी बनाई जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। लिख ले भैया, क्वेश्चन आता है कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़कर कौन सी पार्टी बनाई? फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। और याद रखिए, पूरी रात भी लाइव अब जल्दी से शुरू करेंगे। हफ्ते में कम से कम 2 दिन सुबह रात को 9 बजे आएंगे पोडियम पे और सुबह 6 बजे तक लाइव होगा। हर स्थिति में हमें सिलेक्शन चाहिए आपका। चलो गुरु, एक बार सेशन को अगर लाइक अभी तक न किए हैं तो लाइक करने के लिए कहना पड़ता है। देखो, हम लाइक करना नहीं चाहते, लेकिन स्क्रीन के उस पार तुम हो, स्क्रीन के इस पार हम हैं। मुझे तुम्हारा लाइक बताता है कि तुम मेरी बात को समझ रहे थे। चलो भैया, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? एओ ह्यूम, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी या फिरोज शाह मेहता? जल्दी उत्तर दीजिए गुरु। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया? जल्दी उत्तर बताओ भाई। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया?
सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एओ ह्यूम, दादा भाई नौरोजी। चलिए भाई जल्दी उत्तर दीजिए फटाफट। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया, जल्दी बताओ। देखिए इसमें दो नाम आता है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन इसलिए है। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? शुरुआत में इसकी स्थापना 1839 में ही हो गया था, विलियम एडम ने किया था। विलियम एडम और राजा राम मोहन रॉय, और राजा राम मोहन रॉय ने किया। लेकिन बाद में इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो किया गया सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा, इसमें योगदान दिया गया। लेकिन शुरुआत में इसकी स्थापना इन दोनों ने ही किया था। इसमें अगर एग्जैक्टली आंसर कहा जाए तो चारों में से कोई आंसर एग्जैक्टली नहीं है। जुड़ गए थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी इससे, लेकिन मूलतः इसकी स्थापना विलियम एडम और इन्होंने किया था। बाद में इसमें दादा भाई नौरोजी का भी योगदान था। इसका आंसर इसमें इसके अनुसार देखें तो दोनों आंसर आएगा, दादा भाई नौरोजी भी होगा, सुरेंद्र बनर्जी भी। लेकिन शुरुआत में इसकी स्थापना विलियम एडम और राजा राम मोहन रॉय ने किया था। अगर पूछा जाए एग्जैक्टली तीनों चारों में आंसर कौन होगा, इसका थोड़ा सा कंफ्यूजन का आंसर है दादा भाई नौरोजी। ज्यादा सही उत्तर होगा, ज्यादा सही उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी। लेकिन सही उत्तर है विलियम एडम और राजा राम मोहन। चूंकि ऑप्शन नहीं है, अगर इसमें ऑप्शन ई होता ना, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक तो हो जाता। दादा भाई नौरोजी रखिए। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। भारत सेवक समाज, ये नहीं समझ में आ रहा लेकिन सुन लीजिए, इसका नाम है, इसको जानते होंगे आप, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, बड़ी शानदार क्वेश्चन है भैया, कई बार आया हुआ है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। आपको बता दें गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे एमजी रनाडे, और गोखले के मैगजीन का नाम था, गोखले के पत्रिका का नाम था गुरु सुधारक। सुधारक नोट कर लो, सुधारक इनकी पत्रिका का नाम था। कांग्रेस की एक बार अध्यक्षता किया गोखले ने 1905 में बनारस में, वाराणसी, नोट कर लो, वाराणसी। गोखले ने 1905 में वाराणसी में, बनारस में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में पूछा जाए गोखले कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, तो एक बार 1905 के बनारस अधिवेशन में रहे। और इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। कब किया? ये भी 1905 में ही किया। इनकी मैगजीन का नाम सुधारक। इनके गुरु थे एमजे रनाडे, इनके शिष्य थे गांधी जी। नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, अगला प्रश्न स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट आइए, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के उदय का कारण क्या था? उग्र राष्ट्रीयता यानी कह सकते हैं क्रांतिकारी आंदोलन। भारत में उग्र राष्ट्रीयता यानी क्रांतिकारी आंदोलन के उदय का कारण क्या था? उदारवादियों की पद्धति से असंतोष बिल्कुल था। 1885 से लेकर 1905 तक क्या हुआ? केवल मीटिंग होती थी, प्रार्थना पत्र दिए जाते थे, डिमांड मान लीजिए जी। तो जितने युवा लोग थे, ऐसे बार बार आप किसी से मांगने जा रहे हैं, मिल नहीं रहा है। नहीं, घर में गार्जियन, बुजुर्ग गार्जियन जो होते हैं वो जो है कुछ अपना डिमांड रखते हैं, जाकर के डीएम साहब से, बीडीओ साहब से। नहीं बोलते हैं तो घर का जो युवा होता है तो नहीं कहता मार के हम अभी तोड़ देंगे जाकर के। तो गार्जियन बोलते हैं रुक जाओ, थोड़ा 2 दिन रुक जाओ, हम अभी डिमांड कर रहे हैं। तो युवा जो थे ना, यूथ जो था कांग्रेस का, वो नाराज था बुजुर्गों से जो बड़े ही समझदार थे। और वो कहते थे लड़ाई से कुछ होगा नहीं, अंग्रेज बड़ी पावरफुल है, लड़ेंगे तो बड़ी बेरहम तरीके से हमारे विद्रोह को दबा देंगे, इस लड़ने का कोई लाभ नहीं है। लेकिन जो हमारे यहाँ युवा थे, यूथ थे, वो क्रांतिकारी विचारधारा में विश्वास रखते थे। तो इनकी पद्धति से तो दिक्कत था ही। धार्मिक पुनरुत्थानवाद, सांस्कृतिक नवजागरण, ये भी उनको, आप जानते तिलक ने क्रांतिकारी आंदोलन के बढ़ावा देने के लिए ही महाराष्ट्र में 1893 में गणेश महोत्सव शुरू किया, 1895 में शिवाजी महोत्सव शुरू किया। तो ये भी होगा। दूसरा भी, तीसरा उपनिवेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार, बिल्कुल भारतीयों के साथ उनके जितने भी उपनिवेश थे दुर्व्यवहार होता था। तो मुझे लगता है तीनों कारण सही होगा। तो सही तीनों कारण है, लगना क्या है सही। आगे आ जाओ। 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया? बंगाल विभाजन, इससे संबंधित 3 डेट याद रखिएगा। एक 19 जुलाई 1905, 19 जुलाई 1905 एक डेट ये याद रखो। दूसरा डेट मेरे प्यारे विद्यार्थियों याद रखिए
7 अगस्त 1905। तीसरा डेट याद रखिए गुरु, तीसरा डेट याद रखो 16 अक्टूबर 1905, 16 अक्टूबर 1905। और चौथा डेट याद रखो 15 अगस्त 1906, 15 अगस्त 1906। बस स्वदेशी आंदोलन, बंगाल विभाजन से संबंधित 4 डेट। पहली बार बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया, पूछा जाए लॉर्ड कर्जन के समय हुआ बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया, तो कौन से डेट में लिया गया? 19 जुलाई 1905। याद हो गया, 19 जुलाई 1905 को बंगाल को बांटेंगे। कर्जन ने कहा कि बंगाल बहुत बड़ा है, बंगाल बहुत बड़ा है, यहां प्रशासन करने में दिक्कत हो रही है, इसलिए हम बंगाल को बांटेंगे, ये बताया उसने। पर अंदर में इस आदमी का मनसा क्या था कि बंगाल में पनपते देशभक्ति की भावना, बंगाल में पनपते राष्ट्रवाद, बंगाल में पनपते हिंदू मुस्लिम एकता, ये इसको बड़ी दर्द हो रहा था, बड़ी पीड़ा हो रही थी कलेजे में कि कैसे हो रहा है। इसलिए हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग कर दिया जाए। क्योंकि उस समय आज का जो बांग्लादेश है वही उस समय पूर्वी बंगाल था। पूर्वी बंगाल में जो मुसलमान हैं कि उनको अलग कर दिया जाए, और पश्चिम बंगाल में जो हिंदू हैं उनको अलग कर दिया जाए। एक्चुअल में मंशा थी कि हिंदू मुसलमान में फूट डालो। एक मंशा तो ये थी कि हिंदू मुसलमानों को तोड़ा जाए, देशभक्ति की भावना को तोड़ा जाए। असली मकसद यही था बंगाल विभाजन का। तो बहाना क्या बनाया कि हमको प्रशासन करने में दिक्कत हो रहा है, इतना तो समझदारी हम लोग को थी ही। तो बंगाल विभाजन का निर्णय हुआ 19 जुलाई 1905 को, लेकिन बांटा नहीं। और जब निर्णय हुआ तो पूरे भारत के लोग बौखला गए। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल, कलकत्ता के टाउन हॉल कहते हैं कि उस जमाने में उतनी भीड़ कभी नहीं हुई थी जितनी भीड़ जुटी थी इस समय। टाउन हॉल कलकत्ता के, उतना भीड़ पूरे इंडिया में कभी भी देखा नहीं गया था जितना टाउन हॉल में आया था भीड़। कलकत्ता के टाउन हॉल में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में 7 अगस्त 1905 को इस निर्णय के खिलाफ एक आंदोलन चलाया गया, जिसे स्वदेशी आंदोलन या हिंदी उसको दूसरे शब्दों में बंग भंग आंदोलन कहते हैं। तो बंग भंग आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किसके खिलाफ हुआ? तो बंगाल विभाजन के निर्णय के खिलाफ। अभी बंगाल बटा नहीं है, बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया, उसके खिलाफ 7 अगस्त को शुरू हुआ स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व करता बंगाल से थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, उत्तर प्रदेश से थे स्वामी श्रद्धानंद और गोविंद बल्लभ पंत, दिल्ली से थे सैयद हैदर रजा, पंजाब से थे लाला लाजपत राय और भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह, महाराष्ट्र से थे बाल गंगाधर तिलक, दक्षिण भारत से थे चिदम्बरम पिल्लई। ये सभी स्वदेशी आंदोलन के नेतृत्व करता थे पूरे भारत में। इतने दूर में आंदोलन फैला, फिर भी कर्जन नहीं माना। कर्जन ने 16 अक्टूबर को बंगाल बांट दिया। पूछा जाए एक्चुअल में बंगाल का विभाजन कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन का प्रमुख गीत बन गया वंदे मातरम। क्वेश्चन आता है कि बंगाल विभाजन का प्रमुख गीत कौन था? वंदे मातरम। और 15 अगस्त 1906 को चूंकि स्वदेशी आंदोलन था, स्वदेशी कपड़े तो पहनेंगे ही, स्वदेशी शिक्षा भी ग्रहण करेंगे, तो स्वदेशी शिक्षा के विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, याद कर लीजिए। 15 अगस्त 1906 को क्या किया गया? नेशनल एजुकेशन काउंसिल बनाया गया। नेशनल एडुकेशन काउंसिल बनाया गया। नेशनल एजुकेशन काउंसिल, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, याद कर लो, ये क्वेश्चन कई बार आता है। राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी शिक्षा के विकास के लिए पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बना और वंदे मातरम इस आंदोलन का प्रमुख गीत बन गया। इस आंदोलन में मुसलमानों ने और महिलाओं ने बहुत कम भाग लिया। पूछा जाए न के बराबर। मुसलमान में 1-2 मुस्लिम का नाम आता है जो भाग लिए, मुसलमानों ने बिल्कुल हिस्सा नहीं लिया और महिलाओं ने भी कम हिस्सा लिया। चलिए, जो चैप्टर आ रहा है कंप्लीट खत्म। कर्जन, ये वही कर्जन था जो मैंने बताया पिछले में, ये वही कर्जन था जिसने अपने आप, सॉरी, ये वही कर्जन था जिसके समय सबसे ज्यादा रेलवे लाइन बिछाया गया था। सबसे ज्यादा रेलवे लाइन का विकास कर्जन के समय ही सेना के पुनर्गठन के लिए किचनर को बुलाया गया था और बाद में किचनर और कर्जन के बीच विवाद हुआ, जिससे कर्जन को रिजाइन भी करना पड़ा था। कर्जन ने एक किताब भी लिखी थी, उस किताब का नाम था प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट। कर्जन का एक किताब भी था जिसका नाम था
प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट, प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट। चलिए इसको भी नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लीजिए, आगे कहते हैं नेक्स्ट। अब 5 क्वेश्चन और है। उग्र राष्ट्रवादियों का साधन क्या था? उग्र राष्ट्रवादी का मतलब क्रांतिकारी। क्रांतिकारी ब्रिटिश से लड़ने के लिए किस साधन का इस्तेमाल किए? बहिष्कार, बिल्कुल सही, स्वदेशी राष्ट्रीय शिक्षा। यानी क्रांतिकारियों का यह कहना था कि हम स्वदेशी वस्त्र अपनाएंगे, स्वदेशी शिक्षा अपनाएंगे और उनके चीजों का बहिष्कार करेंगे। तो ये सभी। आपको एक चीज और बता दें कि पहली बार बहिष्कार शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो किया था कृष्ण कुमार मित्र ने। कृष्ण कुमार मित्र, नोट कर लीजिए, कृष्ण कुमार मित्र, के मित्र इनको शॉर्ट में बोलते हैं। बहिष्कार शब्द का पहली बार प्रयोग के मित्र ने किया था। आगे आइए, दक्षिण शिक्षा समाज, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन। तो ऐसे ही कर देंगे आप। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, बाल गंगाधर तिलक ने इसकी स्थापना की थी। चलिए थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार, स्वराज इज माई बर्थ राइट, आई विल टेक इट। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ये बात किसने कहा और कब कहा? इन्होंने इस बात को कहा 1916 में, जब वो जेल से छूटे 1914 में। तिलक 6 साल के लिए जेल चले गए थे ना। 1908 से लेकर 14 तक तिलक थे मांडले जेल में, म्यांमार में, जहां उन्होंने गीता रहस्य नाम का किताब लिखा। जब वो जेल से छूटे तो 1916 में इन्होंने क्या कहा? स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। अब तिलक की बात आई तो मुझसे रहा नहीं जाएगा, जल्दी करने की कोशिश करता हूं पर मुझसे जल्दी होता नहीं है। बाल गंगाधर तिलक, ये वही बाल गंगाधर तिलक हैं जिन्हें लोकमान्य के नाम से जानते हैं। ये वही बाल गंगाधर तिलक हैं जिन्होंने 1893 में गणेश महोत्सव की शुरुआत की और 1895 में शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की। ये वही बाल गंगाधर तिलक हैं जिनकी 2 पत्रिका था, 2 मैगजीन थी, जिसका नाम था मराठा और दूसरे मैगजीन का नाम था केसरी। मराठा अंग्रेजी में और केसरी मराठी में। ये वही बाल गंगाधर तिलक हैं जिन्होंने 2 किताबें लिखी। पहली किताब गीता रहस्य और दूसरी किताब आर्कटिक होम, जिसमें इन्होंने बताया कि आर्य आर्कटिक प्रदेश से आए थे। ये वही बाल गंगाधर तिलक हैं जिन्होंने 1916 में पुणे से होम रूल लीग आंदोलन चलाया। होम रूल लीग आंदोलन चलाया और इन्होंने कहा स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। तिलक के ही प्रयास से मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच लखनऊ पैक्ट हुआ था, जिसका विरोध किसने किया था? मदन मोहन मालवीय। इनकी मृत्यु 1 अगस्त 1920 को, तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुआ। जिस दिन तिलक मरे उसी दिन असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ। इनके मरने के बाद कांग्रेस में एक फंड बनाया गया जिसका नाम था तिलक स्वराज फंड। तिलक स्वराज फंड और नियम बनाया गया कि अब कोई व्यक्ति कांग्रेस का मेंबर तभी बनेगा जब वो 4 आना देगा। इसको बोलते चवन्निया सदस्य, कांग्रेस का चवन्निया सदस्य। तो चवन्नी जो आया ना, वो उसको कहां रखा गया? तिलक स्वराज फंड में। चलिए 1 अगस्त 1920 को तिलक की मृत्यु। मुझ पर किया गया लाठी का एक प्रहार ब्रिटिश सरकार के लिए ताबूत में अंतिम कील साबित होगा। देखो, जब साइमन कमीशन भारत आया तो साइमन गो बैक के नारे से पूरा देश गूंज उठा। साइमन कमीशन बना कब? तो नवंबर 1927 में। भारत आया कब? तो फरवरी 1928 में। पहले कहां आया? बंबई। साइमन कमीशन सबसे पहले कहां आया? बंबई में आया। पूरे देश में फैला, पटना भी आया, अपना पटना भी गया साइमन कमीशन। लेकिन साइमन कमीशन का जो नारा लग रहा, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, बिहार में वो नारा, बिहार में नारा लगा, उठो जवानों सबेरा हुआ, साइमन भगाने का बेरा हुआ। हसन नाम के में साइमन कमीशन का विरोध किया गया और नारा लगा, उठो जवानों सबेरा हुआ, साइमन भगाने का बेरा हुआ। और साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय को पाकिस्तान के लाहौर में क्या लगा? लाठी का चोट। किसने लाठी चलवाई? किस अंग्रेज अधिकारी ने लाठी चलवाई? तो कर्नल स्कॉट। कर्नल स्कॉट, नोट कर लीजिए, इसी ने लाठी चलवाई। भगत सिंह गए थे बदला लेने, लाला लाजपत राय का बदला लेने गए थे इसी से, स्कॉट को मारने गए थे, पर गलती से मारा गया सैंडर्स। गलती से मारा गया सैंडर्स। जब तक जिसका मौत न लिखा हो कैसे मारा जाएगा जी? सैंडर्स मारा गया। मारने गए थे स्कॉट को, मारा गया सैंडर्स। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो भैया इसका। कैसा लग रहा है सेशन? सेशन कैसा लग रहा है? एक बार सेशन से जल्दी जुड़ जाओ।
लाइक कर दो, अभी तक सेशन को शेयर नहीं किए हैं तो अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी कर दो गुरु। चलो भैया, अमेरिका में गद्दार पार्टी की स्थापना, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा की गई? भाई इसकी स्थापना सोहन सिंह भाखना ने किया था। सोहन सिंह भाखना 1913। कब स्थापना हुआ? 1913 में हुआ। कहां हुआ? तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। कहां हुआ भैया? तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को को सिटी ऑफ गोल्डन गेट भी कहते हैं। सिटी ऑफ गोल्डन गेट, सिटी ऑफ गोल्डन गेट के नाम से किसे क्वेश्चन आ जाए कि सिटी ऑफ गोल्डन गेट के नाम से किसे जानते हैं? सैन फ्रांसिस्को को। सैन फ्रांसिस्को में गद्दार पार्टी की स्थापना सोहन सिंह भाखना ने 1913 में किया। इनके साथ एक और व्यक्ति थे, लाला हरदयाल। लाला हरदयाल, ऑप्शन पढ़ते हैं, लाला हरदयाल, भाई परमानंद। इसमें आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन लाला हरदयाल, लेकिन ऑप्शन में लाला हरदयाल भी रहे, सोहन सिंह भाखना भी रहे, तो सही उत्तर होगा सोहन सिंह भाखना। लाला हरदयाल उसके बाद आते हैं, मैंने उसी पार्टी से थे, लेकिन मेन आदमी थे सोहन सिंह भाखना। चलो भैया, समझ में आ रहा है अमेरिका के किस शहर को बोलते हैं सिटी ऑफ गोल्डन गेट? तो सैन फ्रांसिस्को। चलो भैया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें टाइम मत लगाओ। अच्छा, श्यामजी कृष्ण वर्मा एक ऑप्शन है। इन्होंने 1905 में लंदन में इंडिया हाउस बनाया था। लंदन में इंडिया हाउस, अरे ब्रिटेन में हमारा जो दूतावास है ना आज, एम्बेसी, इसी में इंडिया हाउस में है। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में किया था, यह भी नोट कर लीजिएगा। चलो नेक्स्ट आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन सेशन का, आगे भी है, चलो कोई बात नहीं, यह आखिरी सवाल। कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप से विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? जल्दी बताइए। कांग्रेस के उदारवादी यानी कि गरम दल और नरम दल में बंटवारा किस अधिवेशन में हुआ? सूरत अधिवेशन 1907। अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस। देख लेते हैं आगे भी क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे तो पहुंच जाएंगे। सूरत अधिवेशन आगे आइए। अप्रैल 1920 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली पर बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे? गलती उत्तर है ये, 1920 नहीं होगा, यहाँ 1929 होगा, गलती से टाइप हो गया। अप्रैल, इसको गलती से टाइप हुआ था गुरु, थोड़ा काट लेना। अप्रैल 1929 में केंद्रीय असेंबली पर बम किसने फेंका? दो लोगों ने मिलकर फेंका, सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। बटुकेश्वर दत्त क्यों फेंका? उस समय केंद्रीय असेंबली में एक कानून पारित हो रहा था, उस कानून का नाम था पब्लिक सेफ्टी बिल। उसमें नियम था कि जितने भारतीय नेता हैं, गांधी से लेकर नेहरू तक, सबको अब Y+Z+ सिक्योरिटी मिलेगा। काहे मिलेगा? कि इनको खतरा है। कोई खतरा उतरा नहीं था, जासूसी करवाने के लिए, भारतीय नेताओं की जासूसी करने के लिए उनको सिक्योरिटी, मैंने उनको सुरक्षा देने की बात की गई, ताकि हमारे लोग वहां रहेंगे तो उनके सारे प्लान का भेद खोलते रहेंगे। ये बात भगत सिंह को पता था, ये बात भगत सिंह को पता था, लेकिन भगत सिंह ने क्या किया कि इसीलिए इस कानून का विरोध करते हुए असेंबली पर बम फेंका। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आ जाइए, क्या है भैया? क्रांतिकारी आंदोलन का तत्कालिक असफलता का कारण क्या था? क्रांतिकारी आंदोलन क्यों सफल नहीं हुआ? केंद्रीय संगठन का भाव, ब्रिटिश सरकार की कठोर दमन नीति, उच्च मध्य वर्ग की सहानुभूति का भाव, तीनों होगा भैया, इसका उत्तर तीनों होगा। नेक्स्ट आ जाइए गुरु। कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी लोग पुनः मेल हो गया, अभी बताया हूं। कांग्रेस के उदारवादी उग्रवादी इनका मेल हो गया 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, जहां मुस्लिम लीग भी इनसे आकर मिल गई। आगे आइए, नेक्स्ट आइए। लखनऊ समझौता कब हुआ? तो हो ही गया, सेम क्वेश्चन 1916 में। आगे आओ, 45 तक कर लेते हैं। भारत में होम रूलिंग आंदोलन के नेतृत्व किसने किया? दो लोगों ने किया, एनी बेसेंट और तिलक ने किया। एनी बेसेंट ने किया अडेयार से, मद्रास के बगल में एक जगह है अडेयार, और लोकमान्य तिलक ने कहा किया पुणे से। चलिए, हम लोग आज के सेशन यहीं तक रखेंगे। विद्यार्थी जी, दिल से पढ़ाया हूँ, अच्छे से पढ़ाया हूँ। थोड़ा माइक डिस्टर्ब कर रहा था, टेक्निकल सपोर्ट थोड़ी सी कम थी, क्योंकि यहाँ पर माइक थोड़ा सा गूंज रहा है, किसी को पता नहीं था माइक कहाँ से निकालें। कोई बात नहीं, फिर भी आप हमारे विद्यार्थी हैं, दलदल में भी पांव जमा के रखते हैं, आप वो शेर हैं। इसलिए भैया दिल से पढ़ाया हूं, तो एक बार दिल से सभी लोग कमेंट कर दीजिए कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, मजा आया, अच्छा लगा। एक शानदार से, जैसे दिल से पढ़ाता हूं, शानदार से कमेंट कीजिए, कि कोई आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है। क्योंकि बाद में आपका कमेंट मैं पढ़ता हूं,
कोई चीज और चाहिए, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, तुम केवल आदेश करो, टॉपिक हम आके पढ़ाएंगे। बस आपके लिए सब कुछ काम होगा। तो आज का सेशन कैसा लगा एक बार कमेंट करके बताइए, और सेशन को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, अगर हो सके तो शेयर कर लीजिए, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कल 7:30 वाला सेशन मिस मत करना, कल का सेशन सबसे शानदार होने वाला है, इसलिए कल का सेशन मिस किए तो गए। इसलिए कल 7:30 बजे मिलते हैं एक शानदार सेशन के साथ। तब तक के लिए शुभकामनाएं, आशीर्वाद, धन्यवाद।